Hi guys, this is CA दिव्यांग ज्ञानचंदानी. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल. आइए सर, तो अभी हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं स्टडी मैट से. अब हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर का नाम है सर्विस कॉस्टिंग. ठीक है, आओ जी, बिना कोई टाइम वेस्ट करे सर्विस कॉस्टिंग के भी अपन सारे के सारे इलस्ट्रेशन देखते हुए चलेंगे. अच्छा, सर्विस कॉस्टिंग में होता क्या है, अलग अलग सर्विसेज हैं और अलग अलग सर्विसेज अपनी सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करवाएंगी. ठीक है, आ जाओ. सबसे पहला देखते हैं, पहला क्या है, आराम से देखना. A lorry starts with a load of 20 metric tons from station A. तो A से आप चले हो, A से आप लेके चले हो 20 metric tons. सही है जी, हाँ. इट अनलोड 8 metric ton इन स्टेशन B. तो स्टेशन B में 8 metric ton यहाँ पर उतार दिए. 8 उतार दिए तो आगे कितने जाएंगे, 12 जाएंगे. ठीक है सर, और बाकी जाके सी पे उतार दिए. तो यहाँ से यहाँ तक 12 मेट्रिक टन गए होंगे, सी पे आपने सारे के सारे उतार दिए. ठीक है सर. ऑन रिटर्न ट्रिप का मतलब जब आप यहाँ से वापसी आ रहे हो, इट रीचेज स्टेशन ए विद द लोड ऑफ 16 मेट्रिक टन्स. ठीक है, लोडेड एट स्टेशन सी. तो यहाँ से यहाँ तक आप लेकर आए हो कितने, 16 मेट्रिक टन्स सीधा लेकर के आए हो. आपको डिस्टेंस दे रखा है ए से बी, बी से सी, सी से ए. जैसे ए से बी है आपका 80 किलोमीटर, बी से सी है आपका 120 किलोमीटर, 120 है, और टोटल वापसी का 160 है. अब आप ये मत बोलना सर वापसी का तो 200 होना चाहिए. भाई वो शॉर्टकट से आ रहा है तो 160 पड़ रहा है. ठीक है, जब एब्सोल्यूट बोलता है बेटा तो एब्सोल्यूट का मतलब कुछ नहीं होता. बात समझो, एब्सोल्यूट मतलब जितने किलोमीटर चले हो और जो मेट्रिक टन है दोनों को मल्टीप्लाई करते चलो, बस, और कुछ नहीं करना. देखो, जैसे 80 किलोमीटर चले प्लस में 20 मेट्रिक टन. आगे देखो, आगे कितना होगा, 120 किलोमीटर चले हो साथ में 12 मेट्रिक टन. ठीक है, अगला क्या होगा, इसके बाद होगा हमारा 160 किलोमीटर चले हैं 16 मेट्रिक टन. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो नॉर्मल है. तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट में कुछ नहीं होता. एब्सोल्यूट में सीधा सीधा होगा आपका 80 किलोमीटर 20 मेट्रिक टन. जितना चले और जितना मेट्रिक टन है दोनों को मल्टीप्लाई करो. 12 और 120, वापसी 160 और 16, खत्म. ये देखो आपको नीचे दिखाता हूँ, ये हो गया आपका यहाँ पे खत्म. एब्सोल्यूट बेसिस पे यहाँ पे खत्म हो चुका है. ठीक है, अच्छा अगला वाला देखो. अब अगला वाला क्या है, अगला वाला कमर्शियल. बेटा कमर्शियल में क्या होता है, डिस्टेंस तो पूरा लिया जाता है क्योंकि डिस्टेंस को स्पीडोमीटर से चेक करा जाता है. तो डिस्टेंस तो पूरा लूंगा, 80, 120, 160, डिस्टेंस पूरा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा एवरेज लोड से. नॉर्मल एवरेज लोड लेना है तो नॉर्मल एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर आएंगे कितने कितने टन थे, 20 टन, 16 टन, 20 टन, 16 टन और 12 टन, डिवाइडेड बाय 3 क्वांटिटी, खत्म हो जाएगा. ये देखो दिखाता हूं, सही है ना, हाँ सर सही है, बिल्कुल सही है, नॉर्मल क्वेश्चन है. आगे चलते आओ. ठीक है, अब इसके बाद अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे चलेंगे. एब्सोल्यूट और कमर्शियल आपको क्लियर हो गया होगा. इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, वैसे तो फालतू है बट देख लेते हैं साथ साथ, आओ. AXA पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 बसेस टू टाउन विच आर 40 किलोमीटर अपार्ट. सीटिंग कैपेसिटी है 40 पैसेंजर, सीटिंग 40 है. ठीक है, सैलरी ऑफ ड्राइवर देखो, एक महीने का डाटा दे रखा है. सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर, सुपरवाइजर, डीजल ऑयल, रिपेयर मेंटेनेंस, टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, सारी की सारी चीजें दे दी. ठीक है सर. एक्चुअल पैसेंजर 75% है तो 40 का करेंगे 75%. यहां तक तो सही है, 40 का करेंगे 75%. आगे देखो, ऑल द 5 बसेस, जितनी 5 बसेस हैं, रन ऑन ऑल डेज फॉर द मंथ, पूरे महीने में चल रही है. और पूरे महीने में दिन कितने हैं मेरे, अप्रैल में हो जाएंगे 30 दिन. ठीक है, मशीन कितनी है, 5, और हर बस राउंड ट्रिप लगाती है. राउंड ट्रिप का मतलब आना जाना दोनों. ये मैंने सारी बसेस का निकाल दिया. कह रहा है कॉस्ट निकालो पर पैसेंजर किलोमीटर. तो देखो पैसेंजर किलोमीटर देख लो पहले, 5 बसेस हैं, 40 किलोमीटर चलेंगे. 40 किलोमीटर था ना, वो भी तो लूंगा, 40 किलोमीटर ऊपर बोला हुआ होगा, ये रहा 40 किलोमीटर है ना. तो 5 बसेज है, 40 किलोमीटर, 40 सीट का 75%, 30 दिन और साथ में 2 सिंगल ट्रिप. ठीक है, मतलब आना जाना, क्योंकि राउंड ट्रिप है ना इसीलिए. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है. ये आ गया पैसेंजर किलोमीटर. तो बेटा जब भी हम अपनी कॉस्ट को पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे समझना, सर आपकी जो कॉस्ट है डिवाइड करूंगा पैसेंजर किलोमीटर से, तो मैं क्या बोलूंगा, ये आ गया कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर. या आप इसको लिखना चाहते हो आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस्ट पर पैसेंजर, एक पैसेंजर की 1 किलोमीटर की कॉस्ट क्या है, इसीलिए अपन पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करते हैं. ठीक है सर, अब कुछ नहीं है, अब सारे के सारे खर्चे ले लो. ठीक है, जैसे इसने स्टैंडिंग और रनिंग चार्जेस मतलब फिक्स और वेरिएबल में बांटा हुआ है. अगर आप फिक्स और वेरिएबल में नहीं भी बांटोगे ना दोस्तों तो भी चलेगा. ये ध्यान रखना, आपने फिक्स में और वेरिएबल में बांटा हो नहीं बांटा हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ठीक है, तो देखो
कॉस्ट पर मंथ कितना आएगा 24,000, सैलरी टू सुपरवाइजर 10,000, टैक्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, सब कुछ। इसमें इंटरेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। सारे खर्चे ले लिए, हाँ सर, ठीक है। आपको बांटने की जरूरत नहीं है, आप पहले सारे खर्चे एक साथ दिखा दो, जैसे रनिंग का भी दिखा दो 40, मेंटेनेंस का भी दिखा दो, अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं होती। सीधा उठाओ 144 और 144 को डिवाइड कर दो पैसेंजर किलोमीटर से। पैसेंजर किलोमीटर है हमारे 360, तो 360 से डिवाइड कर दो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बताओ मुश्किल है आसान है? अरे सर बहुत आसान है, यहां तक तो समझ आ गया। आगे देखना अगला इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो क्या है। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन अ रूट ऑफ 40 किलोमीटर लॉन्ग टू रन बस। आपको 40 किलोमीटर का रूट दे रखा है बस चलाने के लिए, 40 किलोमीटर चलना है, ठीक है। बस कॉस्ट द कंपनी सम ऑफ 10 लाख, 10 लाख की कॉस्ट है, 3% का इंश्योरेंस है तो इसका 3% इंश्योरेंस हो जाएगा। एनुअल टैक्स, पूरे साल का टैक्स। बेटा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूरे साल का कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हमारे को करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका 1 महीने का था, क्योंकि आपने पैसेंजर किलोमीटर भी 1 महीने के लिए थे। सेम अगर यहाँ खर्चे मैं सारे के सारे 1 साल के ले रहा हूं तो पैसेंजर किलोमीटर भी मैं 1 साल के हिसाब से ही करूंगा, ठीक है सर, समझ आ रहा है। आगे देखो, गैरेज रेंट है, गराज का रेंट है 20,000 रुपए पर मंथ, एनुअल रिपेयर है 2,04,000, बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 2.5 साल, 2.5 साल के लिए होगा तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ड्राइवर सैलरी 30,000 रुपए महीना है, कंडक्टर की सैलरी 25,000 है, इन एडिशन टू 10% ऑफ टेकिंग एज अ कमीशन, ठीक है। 10% टेकिंग होगी और जो 10% टेकिंग है आपकी टू बी शेयर बाय द ड्राइवर एंड कंडक्टर इक्वली, वो दोनों लोग साथ में कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, जितना भी आपका टेकिंग्स है, टेकिंग्स का मतलब होता है सेल, जितनी भी सेल है बेटा उसका 10% साथ में कमीशन भी आएगा, और ये 10% दोनों में बटेगा, 10-10 नहीं है, ये 10% दोनों में बटेगा दादा, ठीक है सर। आओ एक्स लेकर के कर दो, हो जाएगा क्वेश्चन, देखिए ठीक है। स्टेशनरी की कॉस्ट 1 महीने की है, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 17,000 पर मंथ है, पूरे साल का आ जाएगा। पेट्रोल और ऑयल है 500 रुपए पर 100 किलोमीटर, तो पेट्रोल का खर्चा हमेशा किलोमीटर का होता है दोस्तों, पैसेंजर किलोमीटर का नहीं होता, जितने किलोमीटर गाड़ी चली उस हिसाब से होगा। तो 500 रुपए है 100 किलोमीटर का, तो 5 रुपए आ गया 1 किलोमीटर का, और जितने किलोमीटर होंगे उतने ले लूंगा। बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स, अप एंड डाउन मतलब 3 बार आएगी और जाएगी, ठीक है। एंड कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर, हर ट्रिप में 40 पैसेंजर होंगे, और टोटल बस 25 दिन चल रही है महीने में। अब देखो आपके ऊपर है, अगर आप खर्चा सारा महीने का निकाल रहे हो तो किलोमीटर भी आप महीने के लोगे, खर्चा अगर आप एनुअली निकाल रहे हो तो किलोमीटर भी आप एनुअली लोगे सारे के सारे, ठीक है। देखना, अज्यूम 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स, टेकिंग्स पे 15% का प्रॉफिट रखना है। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर क्या चार्ज हो रहा है वो आपको बताना होगा, ठीक है। आओ करें साथ साथ, देखना सबसे पहले टोटल किलोमीटर निकाले पूरे साल के, कैसे सर, नंबर ऑफ बसेस तो एक ही है, छोड़ दो, तो 40 किलोमीटर आप चले हो, 40 किलोमीटर आना और जाना, ऐसी आपने 3 राउंड ट्रिप लगाई, ठीक है। देखो 40 किलोमीटर आना जाना, आना जाना था 3 राउंड ट्रिप, मतलब देखो ये 3 × 2 ये हो गया, यहां तक सही है। 1 महीने में चल रही है 25 दिन और टोटल 12 महीने, ये आ गए किलोमीटर। सर किलोमीटर अलग और पैसेंजर किलोमीटर अलग क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि किलोमीटर के बेसिस पर पेट्रोल का खर्चा आएगा, और पैसेंजर किलोमीटर तो नॉर्मल होते ही हैं, ठीक है ना। आओ अब देखते हैं पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर कैसे आएंगे? जब मेरे नॉर्मल किलोमीटर आ गए, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 सीट से, क्योंकि 40 सीट भरी हुई होती है, लिखा हुआ था ना 40 सीट भरी हुई ऑन एन एवरेज, 40 पैसेंजर होते हैं, 40 पैसेंजर भरे हुए हैं, 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया पैसेंजर किलोमीटर। यहां तक सही है सब कुछ? हाँ सर। पेट्रोल का खर्चा भी पहले ही निकाल दो, पेट्रोल का खर्चा था 500 रुपए पर 100 किलोमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 72,000 किलोमीटर से, ठीक है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, यहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आओ अब देखना, सबसे पहले लिया इंश्योरेंस का खर्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस के साथ लिया एनुअल टैक्स, एनुअल टैक्स भी ठीक है। गराज का रेंट लिया, गराज का रेंट है 20,000 × 12, क्योंकि पूरे साल का लोगे, गराज का रेंट आएगा, ठीक है। और आपको फिक्स और वेरिएबल अलग अलग नहीं करने, ये बात ध्यान रखना, फिक्स और वेरिएबल को साथ लेकर के चलना है, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन ले लिया, सैलरी ऑफ ड्राइवर कंडक्टर, पहले आप नॉर्मल ले लो, जितनी ड्राइवर और कंडक्टर की है ना, साथ में 10% कमीशन आ रही है वो भी ले लेंगे, पहले नॉर्मल लेते हैं। स्टेशनरी, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी, आपको ये सब काम नहीं करना, छोड़ दो, ठीक है। और ये भी नहीं करना अलग से, सारे खर्चे एक साथ दिखाओ। डीजल का खर्चा ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब समझना सर, इतना मेरा खर्च
क्वेश्चन हो चुका, तो मैं ऐसे लिख दूं, अभी तक सबका टोटल आया होगा 15,66,000 जो मैंने यहां से उठाया, साथ में डीजल और ऑयल आप निकाल चुके हो 3,60,000, मुझे तो इतना ही पता है, ठीक है। हाँ सर, अब इसके बाद मुझे नहीं पता कमीशन कितनी है, पर कमीशन मैं लिख रहा हूं 0.10x। आप बताओ क्यों? क्योंकि 10% थी टेकिंग्स की, ठीक है। हाँ सर, यहां तक करके टोटल आ जाएगा क्या? हाँ सर टोटल आ जाएगा। देखो टोटल कितना आएगा, 15,66,000 प्लस में 3,60,000, ये हो गया 19,26,000, 19,26,000 प्लस 0.10x। यहां तक सही है सब कुछ? हाँ ठीक है। और इसके अलावा भी है, अच्छा रिपेयर भी है, रिपेयर के 2,04,000 और जोड़ देते हैं, 19-26 में 2,04,000 और जोड़ दो, 21,30,000। यहाँ क्या आ जाएगा, 21,30,000। यहां तक तो सही है पूरा, यहां तक सब कुछ ठीक है। अच्छा प्रॉफिट कितना रखना था? प्रॉफिट देखो शायद 15% था टेकिंग्स का, प्रॉफिट रखना है 15% ऑन टेकिंग्स। ये मेरी कॉस्ट आ गई, इसके साथ 15% का प्रॉफिट है टेकिंग्स पे, और यहाँ से इक्वल में टेकिंग्स आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा मेरा 21,30,000, और दूसरी तरफ हो जाएगा ये 25x बनेंगे ना, 0.25 बनेगा ना, तो दूसरी तरफ हो जाएगा 0.75x। तो 21,30,000 को डिवाइड कर देता हूँ 0.75 से, ये आएगा 28,40,000। और जैसे ही आपका 28,40,000 आ गया है ना, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ x की वैल्यू यार, ये 28,40,000। अगर 28,40,000 आ गई तो 28,40,000 का 10% करोगे, ये आएगा 284,000। 284,000 को दोनों में बांट दिया जाएगा, ड्राइवर और कमीशन में, और इसका 28,40,000 का 15% प्रॉफिट भी आ जाएगा। और अगर टोटल 28,40,000 है, अगर टोटल 28,40,000 है, डिवाइड कर दो पैसेंजर किलोमीटर से। पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं मेरे? 28,80,000। इसको आप डिवाइड कर दो 28,80,000 से, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? पर पैसेंजर पर किलोमीटर आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक तो सब कुछ ठीक है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आओ जी, 3 इलस्ट्रेशन हमारे हो चुके। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, पेपर में आने के चांसेस पूरे पूरे, ठीक है। आओ, SMC इज अ पब्लिक स्कूल हैविंग 5 बसेस, टोटल 5 बसेस हैं, प्लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स स्कूल स्टूडेंट। इन द व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलिंग फॉर बस सर्विस, द बस वर्क 2 शिफ्ट डेली। 2 शिफ्ट डेली काम करते हैं, बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन आफ्टरनून, ठीक है। मॉर्निंग में भी 2 शिफ्ट चलती है, आफ्टरनून में भी 2 शिफ्ट चलती हैं। देखो, द बसेज आर गैरेज इन द स्कूल, द वर्कलोड ऑफ स्टूडेंट हैज बीन सो अरेंज दैट इन मॉर्निंग फर्स्ट ट्रिप सीनियर स्टूडेंट को लेकर आएगी। आप ऐसे समझ लो ये स्कूल है, ठीक है। तो पहली बार यहाँ से बस निकली और बस जाएगी और वापसी लाएगी किसको? सीनियर स्टूडेंट को। ये सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ अभी, मॉर्निंग की, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये फिर से बस जाएगी और अब की बार जूनियर स्टूडेंट को लेकर के आएगी। तो अभी तक सुबह सुबह में 4 चक्कर लग चुके हैं, एक बार जाना आना सीनियर वालों के साथ, एक बार जाना आना जूनियर वालों के साथ। सेम काम इवनिंग में भी होगा, सेम काम इवनिंग में भी होगा। अब इवनिंग में क्या होगा, इवनिंग को और अच्छे से देखो, फिर से जाएंगे और आएंगे, पहले जूनियर वालों को छोड़ करके आएंगे क्योंकि वो छोटे बच्चे, फिर से जाएंगे और आएंगे किसको? सीनियर वालों को। ये वही बच्चे हैं जिनको पहले छोड़ा था, मतलब पहले लेकर के आए थे स्कूल, अब छोड़ के आ रहे हैं। तो टोटल एक बस पूरे दिन में 8 चक्कर लगाएंगी, 4 ये 4 ये, एक बस टोटल 8 चक्कर लगा रही है, यहां से ये क्लियर है, ठीक है। वही सब लिखा है। सिमिलरली आफ्टरनून में पहले जूनियर को छोड़कर आएंगे फिर सीनियर को, यहां तक सही है सब कुछ। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच बस वन वे, एक तरफ का जो डिस्टेंस है बेटा, एक तरफ का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। अगर एक बस टोटल 8 ट्रिप लगा रही है, मतलब ट्रिप नहीं बोलना चाहिए, 8 बार चल रही है और 8 किलोमीटर के साथ, तो एक बस हो गई 64 किलोमीटर। 64 कैसे? एक तरफ का डिस्टेंस 8 है और टोटल 8 चक्कर लग रहे हैं, तो एक बस के एक दिन के 64 किलोमीटर हो गए, ठीक है सर। टोटल 25 दिन चलेगी मंथ में, एंड रिमेन क्लोज फॉर मई जून एंड दिसंबर। 3 महीने तो क्लोज रहती है। अगर 3 महीने क्लोज है तो 9 महीने के ही किलोमीटर लोगे खाली, ठीक है। बस फी हाउएवर इज पेबल, लेकिन जो स्टूडेंट है वो बस फी पूरे 12 महीनों की देते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर स्कूल में भी बस की फैसिलिटी ली हो, अगर कभी आपका स्कूल बंद भी होता है किसी एक महीने, जैसे समर वेकेशन हो गई, विंटर वेकेशन हो गई, भैया उस टाइम पे भी फीस तो जाती ही जाती है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है खर्चा भी सारा 12 महीने का होगा। अब जैसे ड्राइवर है, भाई ड्राइवर कहेगा तुम 9 महीने बस चलवाओ, मेरे को तो पूरे साल की सैलरी दे दी ना भाई, मेरे को तो पूरे साल की सैलरी, तो मेरे को अपने बीवी बच्चों को पालना है। हाँ सर बात तो सही है। अब देखो आगे लिखा भी है डिटेल ऑफ एक्सपेंस फॉर अ ईयर, पूरे साल के खर्चे हैं। तो खर्चे पूरे साल के, जो किलोमीटर निकलेंगे वो 9 महीने के, क्योंकि पेट्रोल का जो खर्चा आएगा वो सिर्फ 9 महीनों का आएगा। हाँ सर क्लियर हो रहा है। आओ देखते हैं। ड्राइवर की सैलरी है 4,500 पर मंथ पर ड्राइवर। 5 बसेज हैं तो 5 ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। 1 महीने की सैलरी है, पूरे साल पे आप आ सकते हो। हमें पूरा क्वेश्चन पूरे साल पे करना है क्योंकि पूरे साल के किलोमीटर वगैरह देखने होंगे। 1 महीने पे ला नहीं सकता क्योंकि 9 महीने बस चल रही है, वैसे खर्चे 12 महीने के, तो सबको पूरे साल पे ले जाओ, ठीक है।
क्लीनर की सैलरी है 3500 रुपये, सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ। भाई वो तो ड्राइवर में भी 12 महीने की सैलरी पे होगी। वन क्लीनर एम्प्लॉय फॉर ऑल द 5 बसेस, पांचों बसेस के लिए एक ही क्लीनर है, इसको 5 से मल्टीप्लाई मत करना। ड्राइवर तो 5 होंगे, ड्राइवर एक थोड़ी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लाइसेंस फी टैक्स, ये जो है लाइसेंस फी टैक्सेस पर बस पर एनम है, ठीक है सर। इंश्योरेंस का खर्चा पर बस है, पर एनम है। रिपेयर मेंटेनेंस 35,000 पर बस पर एनम है। परचेज प्राइस है 15 लाख ईच, 15 लाख है। लाइफ है 12 साल, स्क्रैप वैल्यू है 3 लाख, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू 3 लाख है। डीजल की कॉस्ट है 45 रुपीज़ पर लीटर, डीजल की कॉस्ट आपकी जा रही है 45 रुपीज़ पर लीटर। यहाँ तक सही है सब कुछ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ईच बस गिवन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल, मतलब एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ डीजल की कॉस्ट 45 रुपये। देखो 45 रुपये की कॉस्ट है 1 लीटर की, और 1 लीटर में चलेगा 4 किलोमीटर, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना 45 रुपये में 4 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितना हो गया, 1 किलोमीटर चलेगा 45/4, इतने रुपए में, ठीक है। सिटिंग कैपेसिटी 50 है सर, अगर सिटिंग कैपेसिटी 50 है दैट मीन्स टोटल बच्चे 100 हो गए। टोटल बच्चे 100 कैसे हो गए, देखो आपको दिखाता हूँ सर। मॉर्निंग में जाएंगे और लेकर के आएंगे, सिटिंग कैपेसिटी 50 है, अगर 50 पूरे भरे हुए हैं तो सीनियर वाले बच्चे आए, फिर जूनियर वाले बच्चे आए 50। अब इसको दोबारा 100 और ऐड मत कर देना, जो ये 100 आए हैं यही 100 तो बाद में जाएंगे ना वापसी, तो टोटल 100 बच्चे हैं, 200 नहीं है। बच्चा बहुत गलती करता है, समझना। 50 आना किसका, सीनियर वाले बच्चों का, 50 जूनियर वाले बच्चे आना, तो वापसी भी तो यही बच्चे जाएंगे, तो टोटल 100 है, ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी फुली ऑक्यूपाई है, बढ़िया। अब यहां देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला, स्टूडेंट पिकअप एंड ड्रॉप विद द रेंज अप टू 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, जो 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में आ रहे हैं फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज हाफ फेयर, एंड उनसे हाफ फेयर चार्ज करा जाता है। एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी, 50% बच्चे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी से आ रहे हैं जिनसे आधी फीस ली जाती है, जो 4 किलोमीटर के रेडियस से आ रहे हैं। ऐसा होता है ना, कोई पास से आ रहा है, कोई दूर से आ रहा है, तो जो 4 किलोमीटर के रेडियस से आ रहे हैं उनसे हाफ फीस ली जा रही है, किसकी, बस की। और जो 8 किलोमीटर के रेडियस से आ रहे हैं उनसे फुल फीस ली जा रही है, ठीक है सर, समझ आ रहा है। सिंस द चार्जेस आर टू बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट यू आर रिक्वायर्ड, अब आपको निकालना क्या क्या है, देखो पहला, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग अ सिंगल बस, एक बस का बता दो और 5 बस का बता दो, ठीक है सर। सबसे पहले तो खर्चे बता देते हैं, एक बस का और 5 बस का, देखो ठीक है। ड्राइवर की सैलरी थी 45,000 रुपये महीना, तो 45,000 रुपये महीना है, 12 महीने के लोग हैं, ये एक बस का आ जाएगा। चेक करवाऊँ, 4500 इंटू 12 कितना होगा, ये हो गया 54, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लीनर की सैलरी 3500 रुपये महीना है, 3500 इंटू 12 करो, ये 5 बसेस का आएगा, 5 बसेस का आएगा 42, क्योंकि एक ही क्लीनर था 5 बसेस के लिए। अब इसको डिवाइड बाय 5 कर दो, ठीक है। लाइसेंस फी सीधा पर एनम दे रखी है, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इंश्योरेंस सीधा दे रखा है। डेप्रीसिएशन के लिए दे रखा था 15 लाख और ये 3 लाख, देखो सब कुछ दे रखा है डेप्रीसिएशन के लिए। कॉस्ट वॉस्ट लिखी होगी ना कहीं पर, ये रहा, परचेज प्राइस है, लाइफ है और स्क्रैप वैल्यू है, तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा। एक बस का आ गया तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। रिपेयर मेंटेनेंस एक बस का है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप एक बस और 5 बस दिखा सकते हो। डीजल हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला है, देखो आपको दिखा भी देता हूँ डीजल का खर्चा, इन्होंने नीचे निकाल के दिया हुआ होगा, ये रहा डीजल, ठीक है। डीजल कैसे आएगा सुनना, एक बस जो है, एक बस चलती है, हमने निकाला था 8 बार जाएगी 8 किलोमीटर के साथ, 25 दिन होंगे एक महीने में, एक महीने का है, इनटू कितना करूंगा 9 महीने, 9 महीने करने जरूरी है क्योंकि 9 महीने गाड़ी चली है, ठीक है। ये आया 14,400 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का था 45/4, याद है मैंने ऊपर बताया था 45/4, तो कॉस्ट आ गई 1,62,000। बेटा अगर 1,62,000 की कॉस्ट है, अगर 1,62,000 की कॉस्ट है तो ये आ जाएगी 162, और यहाँ आ जाएगी 8,10,000, ठीक है। ये आ गई मेरी टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है ठीक है। अगर टोटल कॉस्ट ये है तो आप एक महीने की कॉस्ट निकाल सकते हो। एक महीने की कॉस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे अगर हम टोटल कॉस्ट के बाद का क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला था, कह रहा है एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट भी बता दो जो 4 किलोमीटर से ला रहे हो या जो 4 के बाहर से आ रहे हैं। कह रहा है हमें प्रॉफिट कुछ नहीं कमाना, लेकिन इनसे पैसा कितना रिकवर करें, जो कॉस्ट लगी है वो देखते हैं। यहाँ तक तो सही है। अब देखो अगर टोटल खर्चा हो रहा है एक साल में एक बस का 378, तो मंथली आएगा, मंथली आया 31,500, यहाँ तक सही है, ये तो मंथली है। अब इस मंथली को डिवाइड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट से। अब इक्विवेलेंट से कैसे डिवाइड करूं, देखो समझना सर, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 50 बच्चे आ रहे हैं, अब वो छोड़ दो सीनियर जूनियर, 50 बच्चे आ रहे हैं जो 4 किलोमीटर के रेडियस से आ रहे हैं, ठीक है।
और 50 ऐसे हैं जो 8 किलोमीटर, ये आ रहे हैं 4 किलोमीटर के रेडियस से, ये 8 किलोमीटर के रेडियस से, ठीक है। अगर इनसे मैं पूरी फीस चार्ज कर रहा हूँ, देखो अगर इनसे पूरी फीस x चार्ज कर रहा हूँ तो इनसे चार्ज करूँगा 0.5x, सही बात है ना। जैसे इनसे 1000 तो इनसे 500, हाँ सर ठीक है। अब आप निकालो एक महीने में आप कितना कमाओगे। अगर मैं आपसे बोलूँ एक महीने में आपने कितना कमाया होगा, तो सर जो 50 बच्चे हैं उनसे कमाया होगा 0.5x, बाकी 50 बच्चों से कमाया होगा x, ये हो गया 75x। 75 हो जाएगा नहीं, हाँ ये हो जाएगा 75x। तो एक महीने में मुझे रिकवर करना है 31,500 और बच्चों से रिकवर करूंगा 75x, बराबर रख दो। x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 31,500 डिवाइडेड बाय 75, ये आ जाएगा 420, ठीक है, ये आ गया 420। अगर 420 आ रहा है तो आधे बच्चों का कितना हो जाएगा, आधे बच्चों का हो जाएगा 210। तो देखो जो 4 किलोमीटर वाले से आ रहे हैं उनका हो गया 210, जो 8 किलोमीटर से आएंगे या 4 से ऊपर से आएंगे उनका क्या हो गया 420, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। इसने पूरा निकाला है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट। हम सीधा भी कर सकते हैं इक्विवेलेंट में, बस हमने इतना करा सर 100 बच्चों में से 50 बच्चे हैं जिनसे आधी फीस ले रहा हूँ तो उनको 0.5x करा, 50 बच्चे ऐसे हैं जिनसे x इतनी फीस ले रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टोटल फीस का कलेक्शन होना चाहिए 75x और टोटल फीस का कलेक्शन मेरे को इतनी कॉस्ट रिकवर करनी है एक महीने की, बस x निकाल दो। जितना x आएगा वो है 4 किलोमीटर से ज़्यादा, अगर 4 किलोमीटर से कम भी होगा तो भी हम कर पाएंगे, ठीक है सर, यहां तक तो सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जीटीसी हैज अ लॉरी ऑफ 6 टन कैरिंग कैपेसिटी, टोटल 6 टन है आपके पास, ठीक है। इट ऑपरेट लॉरी सर्विसेज फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंडर, इट चार्जेस 2400 रुपये पर टन, मतलब ए से बी जाने में 2400 रुपये ले रहा है और 2200 लेता है रिटर्न जर्नी में, ठीक है। मतलब अगर आप ए से बी जाओगे तो रेवेन्यू आएगा उसका 2400, और अगर बी से ए आएगा तो इस टाइम पे रेवेन्यू आएगा 2200 रुपये। रेवेन्यू है मतलब सेल के लिए काम में आएगा, अभी छोड़ दें, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, गुड्स आर ऑल्सो डिलीवर टू एन इंटरमीडिएट स्टेशन सी, इन्हीं के बीच में एक स्टेशन है सी। अब ऐसे मान लेता हूँ ए और बी और बीच में एक स्टेशन है आपका सी, ठीक है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, बट नो एक्स्ट्रा चार्जेस आर बिल फॉर अनलोडिंग गुड्स इन बिटवीन डेस्टिनेशन सिटी एंड नो कंसेशन चार्जेस। कह रहा है अगर आप यहाँ पे कुछ लोड करो अनलोड करो कुछ अलग से चार्जेस पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रास्ते में पड़ रहा है, ठीक है। ए से बी कितना डिस्टेंस है, ए से बी टोटल डिस्टेंस है 300 और ए से सी है 140, तो ये हो जाएगा 160, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर 160, ठीक है सर। ए से सी और सी से बी, ठीक है। अच्छा, इन द मंथ जनवरी द ट्रक मेड 12 जर्नी बिटवीन सिटी ए से बी टोटल 12 जर्नी है। अब देखो 12 जर्नी उसने कितने अच्छे से आपको दे रखी है, नॉर्मल दे रखी है, ठीक है। क्या बोला, ए से बी है 10 जर्नी और आप इतना सामान लेके गए हो, तो ए से बी जितनी जर्नी है इसको किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देना। ए से सी वालों को उनके किलोमीटर से और साथ में टन से मल्टीप्लाई कर देना, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ जाएंगे। सी से भी इतना है उसको उसके किलोमीटर से, किलोमीटर तो आपको पता ही है, और 4 टन। जैसे यहाँ था ए, यहाँ है बी और बीच में क्या है, बीच में है आपका सी, यहाँ तक तो सही है ना। तो यहाँ है 140 किलोमीटर, यहाँ 160, टोटल है 300 किलोमीटर, मल्टीप्लाई करना है। सेम वैसे बी से ए यहाँ तो सीधा सीधा है, एक में ज़्यादा भी सामान लेकर के आया वो, फिर बी से सी और सी से ए जो था जैसे जैसे था बस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे बीच में जितने जितने किलोमीटर है, सही है ना, हो जाएगा ना। हाँ सर, अब देखो क्या बोला, पहले तो आपको वो दिखाता हूँ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, सही आ रहे हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट टन किलोमीटर देखो, इन्होंने तो इस तरीके से ये इन्होंने निकाला ही नहीं क्या, हाँ ये टन किलोमीटर, देखो जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है सीधा सीधा निकाल दिया इन्होंने कमर्शियल टन किलोमीटर से करा है, एब्सोल्यूट से करा नहीं है। देखो एब्सोल्यूट से नीचे निकाल रखा है, ठीक है। एब्सोल्यूट बहुत आसान होता है ना, तो एब्सोल्यूट बेसिस पे भी आप कर सकते हो। 10 जर्नी हुई 300 किलोमीटर 6 टन, ठीक है। इन्होंने एक साथ ले लिया, अगर आप अलग अलग भी निकालोगे सबको तो भी मैच करेगा आंसर, ठीक है। सर अलग अलग निकालेंगे तो मैच करेगा, 44,720 आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा 44,720 अगर आप इन सबका निकालोगे तो। जैसे अगर आपको एक बता दूं, ए से बी मेरा कितना हो जाएगा, ए से बी है 300 किलोमीटर, तो यहाँ लिखूंगा 300 किलोमीटर, ये पहला वाला आ जाएगा 3000 इंटू 6 18,000, ठीक है। चेक करा दूं, ये देखो एक तो 18,000 आ रहा होगा आपका, 3000 कहाँ गया वो, ये रहा 18,000, एब्सोल्यूट के हिसाब से निकाला ना हमने, ठीक है। ऐसे आप सारे निकाल लोगे, हाँ सर ठीक है।
यहाँ तक तो हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला है, कह रहा है एनुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है, एनुअल फिक्स कॉस्ट और मेंटेनेंस चार्जेस इतने इतने हैं, रनिंग चार्जेस स्पेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, रनिंग चार्जेस इतने हैं जिसमें से इतना पेनल्टी लगी थी। सर जो पेनल्टी लगी थी वो मैं कॉस्ट शीट में नहीं दिखा सकता, पेनल्टी कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं आती, आपका प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए काम में आएगी जब आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे, ठीक है। हाँ सर, आओ सबसे पहले एब्सोल्यूट वाला खत्म करते हैं, एब्सोल्यूट में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आओ एब्सोल्यूट वाला देखें, क्या करोगे एब्सोल्यूट वाले में, खर्चे ले लो, कितने फिक्स चार्जेस 6 लाख रुपए। अगर फिक्स चार्जेस 6 लाख है तो एक महीने के 50,000 हो गए, क्योंकि मैंने ऊपर जो क्वेश्चन करा है टन किलोमीटर वो मैंने एक महीने का निकाला, तो ये भी एक महीने का चाहिए, ठीक है सर। मेंटेनेंस चार्जेस भी पूरे साल के हैं, ये भी हो गए। रिपेयर चार्जेस या जो भी थे या रनिंग चार्जेस थे उसमें से पेनल्टी पहले माइनस करना, पेनल्टी माइनस करके बाहर लेना, क्योंकि ये भी पर मंथ का था डाटा। दिखाऊं, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डाटा पर मंथ का है, इसको डिवाइड बाय 12 करना जरूरी है, इसको भी डिवाइड बाय 12 करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं सर यहाँ तक तो अच्छे से सर समझ में आ गया पूरा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। टोटल मंथली कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल मंथली कॉस्ट मेरी इतनी आ चुकी है, यहाँ तक सही है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब जो टोटल मंथली कॉस्ट है अगर आप उसे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से डिवाइड करोगे तो एब्सोल्यूट के हिसाब से आ जाएगा, और कमर्शियल से डिवाइड करोगे तो कमर्शियल में आ जाएगा। सर कमर्शियल में क्या करते हैं, कमर्शियल में बस टन का आपको रिकॉर्ड रखना होता है और किलोमीटर अपन पूरे लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो इन्होंने निकाल रखे हैं, आपको उसी में से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो कमर्शियल टन किलोमीटर, देखो कमर्शियल टन किलोमीटर आप कैसे लोगे, सबसे पहले ए और बी है ना, तो देखो इन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा निकाल दिया, पहले सारे के सारे आप क्या ले लो, डिस्टेंस ले लो। तो डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, कैसे सर, ए से बी टोटल था 300 किलोमीटर, अगर 300 किलोमीटर था तो 300 आना 300 जाना, कितना हो गया 600 किलोमीटर, और पूरे साल में पूरे एक महीने में हो गई 12 ट्रिप, तो ये आ गया सीधा 7,200। पहले इतना क्लियर है। देखो कमर्शियल निकालना तो और आसान है, एब्सोल्यूट में तो पूरा एब्सोल्यूट टर्म्स में आता है, कमर्शियल में तो सीधा क्या करोगे, 300 किलोमीटर एक तरफ का है तो आना जाना दोनों लिया, हाँ सर यहाँ तक समझ में आता है, और टोटल कितनी ट्रिप है, 12 ट्रिप है आपकी, ठीक है सर। एवरेज वेट ढंग से निकालना, एवरेज वेट किस तरीके से निकालोगे, जब आपकी 12 जर्नी थी, ये देखो स्टार्टिंग की जो आपकी 12 जर्नी थी, आपकी जो टोटल 12 जर्नी है दिखाता हूँ, 12 जर्नी में से यहाँ तो 12 जर्नी में है 6 टन, और 2 जर्नी इधर से करिए सी से बी, यहाँ है 4 टन, ठीक है। तो एवरेज लेना ध्यान से, ठीक है, एवरेज में गलती मत करना। देखो नीचे दिखाता हूँ, आउटवर्ड में क्या करेंगे, आउटवर्ड में करेंगे 12 जर्नी है 6 टन की और 2 जर्नी है 4 टन की, ये हो गया इतना, ठीक है। पहले नॉर्मल आप टन्स निकाल लो। रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न में 5 जर्नी है 8 टन की, 6 जर्नी 6 टन, 1 जर्नी 1 टन, ये आ गया वापसी का, क्योंकि 8 एक बार आप 8 किलो वो भी लेकर आते ना, 8 टन वो ले लिए, दोनों के टन आ गए। हाँ, अब दोनों के टन को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ जर्नी से, सीधा अपन यही तो करते हैं, है ना। जितना वेट है वेट को किलोमीटर से डिवाइड करते हो ना, मतलब बेसिकली ऐसे देखते हो ना आप, जैसे एवरेज है 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो डिवाइड बाय 2 होता है, जितनी जर्नी 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर साथ में 15 भी है तो डिवाइड बाय 3 जर्नी, ऐसे करोगे, फिर 4 होगी तो 4 लोगे। हाँ सर, अब यहाँ जर्नी देख लो, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 1 26, टोटल 26 जर्नी है, 26 से डिवाइड करा, एवरेज आ गया, फिर मल्टीप्लाई कर दो इसको डिस्टेंस से, हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप बताओ मुश्किल है आसान है, आ रहा है मजा, बताओ जी, क्या मुश्किल है या यहाँ तक सब कुछ ठीक है, बताओ क्लियर है सब कुछ। इलस्ट्रेशन 5 कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बताना जी। हाँ से क्लियर है इलस्ट्रेशन 5। आओ अब थोड़ा होटल में घूम के आते हैं, होटल देखते हैं होटल में क्या आएगा। देखो अब ये क्वेश्चन आप वैसे खुद कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़वाता हूँ, अगर आपको लगेगा हो पाएगा तो बढ़िया है। देखो क्या है, अ कंपनी रन अ हॉलीडे होम, फॉर दिस पर्पस इट हैज हायर अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ का आपने ले रखा है, क्या लिया हुआ है, 10,000 रुपये पर मंथ आपने बिल्डिंग ले रखी है, तो रेंट का खर्चा आ रहा है विद अलॉन्ग विद 5% ऑफ टोटल टेकिंग। मतलब कॉस्ट कितनी आएगी, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से साल की ये कॉस्ट हो गई, साथ में 0.05x, अगर मैं x टेकिंग्स को मान रहा हूँ तो ये भी तो कॉस्ट आएगी, ठीक है। x सॉल्व करना आता है आपको। 3 टाइप के स्वीट्स हैं, ठीक है। स्वीट्स क्या क्या है, तो एक है सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम, ऐसे ऐसे स्वीट्स दे रखे हैं आपको बेसिकली, जिसमें 100 नंबर है पूरे पूरे भरे हुए होते हैं। ये 50 है लेकिन 80% मतलब 40 भरे हुए होते हैं। ये 30 है भरे हुए 60% मतलब 18 भरे हुए होते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, यही चीज़ मेरे को समझानी है बस आपको।
द रेंट ऑफ डबल रूम सूट इज टू बी फिक्स एट 2.5 टाइम्स सिंगल रूम। ठीक है, क्या बोला, सिंगल रूम का अगर आप वाई मान लो, अगर सिंगल रूम का वाई है तो डबल रूम का हो जाएगा 2.5 वाई। ठीक है, तो सिंगल का अगर वाई है, अगर सिंगल का वाई है तो डबल का क्या हो जाएगा, डबल का हो जाएगा हमारा 2.5 वाई। यहाँ तक सही है? हाँ सर यहाँ तक सही है। और देखो ट्रिपल रूम का क्या है, ट्वाइस ऑफ डबल, डबल का ट्वाइस, तो ट्रिपल का कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस 5.5 वाई, मतलब 5 पॉइंट क्या 5 वाई, 2.5 का डबल कितना हो जाएगा 5 वाई। यहां तक तो सही है सब कुछ? हाँ सर। अब एक्सपेंस देखो, पूरे साल के एक्सपेंस दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टाफ सैलरी, ये सारे खर्चे पूरे साल के हैं, सारे खर्चे आ जाएंगे, लास्ट में प्रॉफिट है 20% ऑफ टेकिंग्स, तो ये भी हो जाएगा 0.20x। तो x की टर्म्स में दो चीजें भूलना मत, एक प्रॉफिट है, एक ऊपर वो आ रही थी बिल्डिंग के साथ 5% जो रेंट था। ठीक है, पूरे साल में बोले 360 दिन मानने हैं, क्वेश्चन करना है, कैसे करेंगे देखो बताता हूँ। पहले तो आप सारे खर्चे ले लो, आपने सारे खर्चे ले लिए, बिल्डिंग रेंट में इतना लेकर के ये लिख देना 5% ऑफ एक्स को लिख देना 0.05x, और इससे आपकी कॉस्ट आ जाएगी 0.05x। ठीक है, कॉस्ट आ गई, 10% का प्रॉफिट जोड़ेंगे, मतलब 10 क्या नो सॉरी 20% का प्रॉफिट जोड़ेंगे, है ना। तो ये देखो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 26,41,000, 26,41,000, साथ में एक कॉस्ट है 0.05x, ये कॉस्ट हो गई, साथ में 20% का प्रॉफिट है। ठीक है, 0.20x इक्वल टू टेकिंग x। अब यहां से निकाल लो, ये 25% है ना, तो उधर जाके हो जाएगा आपका 75%। तो 26,41,000 को डिवाइड कर देता हूं 75%। ठीक है, 75 ही तो होगा, कितनी आ रही है टेकिंग, अजीब सी आ रही है क्या, हाँ ये आ रही ना, हाँ 3521,333 सही आ रही है। अगर ये आ गई तो प्रॉफिट भी आ जाएगा, और वो बिल्डिंग का जो रेंट का पार्ट है, वेरिएबल वाला पार्ट, वो भी आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है सर, टेकिंग तो समझ में आ गई। अब टेकिंग के बाद देखो और क्या होगा, अब रूम ध्यान से देखना जरूरी है। एक दिन में लिखा हुआ था कि 100 रूम है, ये देखो यहाँ दिखाता हूँ लिखा हुआ है, ये डाटा गिवन है, इतने रूम है जो ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, मतलब हर दिन इतने इतने भरे हुए होते हैं। अब यहाँ से चलते हैं, आओ सर सिंगल वाले 100 रूम है, पूरे के पूरे 100 रूम भरे हुए होते हैं और 360 दिन पूरे साल। ठीक है, दूसरे वाले 50 रूम है, 360 दिन लेकिन भरे हुए 80% होते हैं, मतलब ऐसे मान लो 40 रूम ले लो इक्विवेलेंट में 360 दिन भरे होते हैं, यहाँ पर 18 रूम ले लो इक्विवेलेंट में और वो 360 दिन भरे हुए होते हैं। ठीक है सर, ये तो आ गए रूम डेज, यहाँ तक तो सही है। अब ये रूम डेज है, इनको इक्विवेलेंट भी तो बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट कैसे बनाऊं, देखो इसके बेसिस पर कि सिंगल को y, डबल को 2.5, ट्रिपल को 5। ठीक है, तो सिंगल को अगर मैं y मान लूँ, y मान लो या 1 रुपये मान लो, या तो आप y भी मान सकते हो, तो y पे ऐसे आ जाएगा 36,000 y, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14,400 इंटू 2.5, तो ये भी आ जाएगा 36,000 y, क्योंकि 14,400 है, और डबल का जो था वो था 2.5 y, यहाँ कितना था y, यहाँ कितना था 5 y, ये आ जाएगा 32,400 y, आप y भी ले सकते हो। तो जो टोटल आएगा, टोटल इक्विवेलेंट में आ गया 1,04,400 वाई, और इक्वल रख दो टेकिंग्स के। टेकिंग्स कितनी है मेरी, ये देखो दिखाता हूँ, नीचे चल के दिखाते हैं। 1 लाख कितना था, 4,400, हाँ 1,04,400, 1,04,400 वाई ये इक्विवेलेंट है, और इक्वल टू में रख दूंगा 3521333। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं इसको 1,04,400 से, 33.73 आ रहा है ना, 33.73, y की वैल्यू 33.73 है, तो हमने सिंगल वाले को y माना था, ये हो गया 33, फिर इसका 2.5, फिर इसका 5, खत्म। तो ये इक्विवेलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको ढंग से कर लो, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। यहां तक तो सही है सब कुछ, हाँ सर यहां तक सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या है देखना। A lodging home is being run in a small hill station with 100 single rooms. 100 सिंगल रूम है। ठीक है, जो लॉजिंग रूम है, लॉजिंग होम है, उसमें टोटल 100 सिंगल रूम है। ठीक है, होम ऑफर्स कंसेशनल रेट ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ। तो ऑफ सीजन में कितने हो गए, ऑफ सीजन में हो गए 6 महीने। ठीक है, इन अ ईयर व्हेन नंबर ऑफ विजिटर्स आर लिमिटेड, जहाँ नंबर ऑफ विजिटर कम आते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। ऑफ सीजन में आप आधे पैसे लेते हो, सही है सर, ऑफ सीजन में वैसे ही लोग कम आ रहे हैं, तो उनसे आधे पैसे लेंगे तो ही काम हो पाएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एज 20% ऑफ रूम रेंट, 20% है। ठीक है, फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टीमेट, अदर डिटेल दे रखी है। ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग सीजन, तो सीजन कितने महीने का हो जाएगा, सीजन 6 महीने का हो जाएगा। तो कह रहा है सीजन के टाइम 80% भरा होता है, ऑफ सीजन में 40% भरा होता है। ठीक है सर, टोटल इन्वेस्टमेंट करिए 200 लाख की, ऑफ विच 80% रिलेट टू बिल्डिंग एंड बैलेंस फॉर फर्नीचर और इक्विपमेंट। 200 में से 160 लाख बिल्डिंग के हो गए, 40 लाख फर्नीचर और इक्विपमेंट के हो गए। ठीक है सर,
आगे एक्सपेंस दे रखे हैं, एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट, इसमें रूम अटेंडेंट नहीं है, और रिपेयर बिल्डिंग लॉन्ड्री ये सारे खर्चे आपको दे रखे हैं, और ये सारे के सारे जो खर्चे हैं ये दे रखे हैं मेरे को एक्सपेंसेस के उस पर, ठीक है। एनुअल डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पे 5%, तो आपने ऊपर 160 लाख की बिल्डिंग निकाली थी, उस पर डेप्रिसिएशन ले लेना, फर्नीचर पे 15% ले लेना। भाई ऊपर 200 लाख वाली कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट हमेशा डेप्रिसिएशन बनती है, वो तो आपने खर्चा करा एसेट के लिए, वो कॉस्ट थोड़ी है। अच्छा, रूम अटेंडेंट को दे रहे हो 10 रुपये पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इन अ मंथ। इसके अलावा एक खर्चा हो रहा है, रूम अटेंडेंट को 10 रुपये दे रहे हो, यही मेन है, बाकी तो खर्चे नॉर्मल है। अच्छा, मंथली लाइटिंग चार्जेस कितनी है? मंथली लाइटिंग चार्जेस है 120 पर रूम एक्सेप्ट इन अ 4 मंथ इन विंटर सीजन व्हेन इट इज 30 पर रूम, क्योंकि विंटर में लाइट वाइट ज़्यादा नहीं चलती, ठीक है। तो कह रहा है वैसे तो है 120 पर रूम, ये होगी 8 महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए हम देख लेंगे कितने रूम है ना। सिर्फ 4 महीनों के लिए ऐसा बोला कि 30 रुपये पर रूम, ठीक है। और सीजन ऑफ सीजन तो आपको पता 6 था, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन, देखो सबसे पहले तो यही देख लो रूम डेज कितने आएंगे सीजन में और ऑफ सीजन में। सीजन में भरा हुआ होता है 100 रूम है तो 80%, ठीक है सर। और सीजन था 6 महीने का, ऑफ सीजन भी 6 महीने का था, और हर महीने में 30 दिन, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है तो अपन मान के चल रहे हर महीने में 30 दिन, कहीं कोई डाटा नहीं दे रखा। तो अपन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि आप महीने ले रहे हो, अच्छा लिखा है अज्यूम अ मंथ टू बी 30 डेज, तो 30 है तो अपन मान लेंगे हर महीने के 30 दिन, ठीक है सर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया टोटल 14,400 रूम डेज, ठीक है सर, 80% के हिसाब से। ऑफ सीजन में 40% भरा होता है, 100 रूम में 40% भरे होते हैं, 6 महीना 30 दिन, ये होगा 7200। रूम डेज का मतलब है एक दिन एक रूम किसी को दिया है। वैसे जैसे आप मान लो पूरे महीने में आ रहे हैं 360 रूम डेज, तो ना तो पूरे महीने में 360 दिन होते हैं, ना पूरे महीने में 360 रूम, ऐसा नहीं है। इसका मतलब पूरे महीने में जितने भी मेरे पास रूम थे हर रूम को एक एक दिन के लिए दिया, ऐसा 360 बार हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सही है। आपने रूम डेज निकाल दिए, ये आ गए रूम डेज, 21,600 रूम डेज मेरे आ गए, ठीक है। वो ये कह रहा था विंटर के महीने में कम है, लाइटिंग चार्जेस विंटर के महीने में कम है, अभी कर दूंगा वो, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट निकालने कैसे निकालूं? तो आप ऐसे मान सकते हो, अगर इसको x बोल दूं तो ये हो जाएगा 14,400 x की, अगर मैं x रुपीज ले रहा हूं सीजन में तो यहाँ पर कितना लूंगा? यहाँ पर है 7200, यहाँ लूंगा 0.5x, ये कितना हो जाएगा? 3600x, दोनों x की टर्म्स में आ गए। यहाँ तक तो सही है ना? हाँ सर, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी वो नीचे करके भी दिखा दूंगा आपको। अब लाइटिंग चार्जेस वाली बात देखो, क्योंकि लाइटिंग चार्जेस वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो लाइटिंग चार्जेस में उसने बोला था 8 महीने तो खर्चा आ रहा है, 4 महीने विंटर में खर्चा नहीं आ रहा, 4 महीने विंटर में खर्चा नहीं, तो विंटर तो ऑफ सीजन होगा ना भाई, तो पहले ऑफ सीजन का कर लो। ऑफ सीजन के रूम डेज कितने होंगे? देखो ऑफ सीजन के 4 महीने के खाली, ठीक है, समझना। आप किसी लॉजिंग होम में हो तो लॉजिंग होम में जनरली जो समर का सीजन होता है वो माना जाता है कि सीजन है, विंटर में ऑफ सीजन माना जाता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। सीजन था 6 महीने का और ऑफ सीजन था ये भी 6 महीने का था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वेश्चन में लिखा है लाइटिंग चार्जेस में 8 महीने तो खर्चा आएगा, जितना भी खर्चा था, कितना था? 120 रुपये था, बाकी के 4 महीने खर्चा सिर्फ 30 आएगा। ये विंटर का टाइम था, अगर ये विंटर का टाइम है दैट मीन्स ये ऑफ सीजन है ना। तो 4 महीने 100 रूम और 100 रूम भरे हुए हैं 40%, है ना। यहाँ तक तो आ गए रूम डेज। रूम डेज कितने हो गए? 400 के मेरे रूम डेज हो गए, और 400 का 40% 160 हो गया। अब इसमें 30 रुपये का खर्चा था पर मंथ, 30 रुपये पर मंथ लाइटिंग का खर्चा है, ठीक है ना। हाँ सर, एक महीने का खर्चा इतना था, ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करा। 30 रुपये पर मंथ था लाइटिंग का, ये देखो दिखा देता हूँ, वो रूम डेज पे नहीं था, पर मंथ के हिसाब से था। रूम अटेंडेंट की सैलरी ऐसे थी, लाइटिंग का जो खर्चा था ये कैसे खर्चा दे रखा है? मंथली, ये मंथली खर्चा आपके पास है, ठीक है सर। आगे देखना अगला अगला क्या होगा, यहाँ तक सही है। और बाकी 8 महीने जो लाइटिंग का खर्चा आएगा वो कैसे आएगा? 6 महीने सीजन वाले, 2 महीने ऑफ सीजन वाले। तो 6 महीने सीजन वाले में लोगे 100 का 80% और जितना खर्चा है 120, यहाँ लोगे 2 महीने 100 का 40%, क्योंकि ऑफ सीजन था 120, ठीक है। यही यहाँ पर एक कर रखा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना भाई, मैंने समझा दिया, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रूम अटेंडेंट की सैलरी जितने रूम डेज आए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो दिखा भी देता हूँ। रूम अटेंडेंट की सैलरी 21,600 रूम डेज आए थे, इससे 10 रुपये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सारे खर्चे आपने जोड़ दिए और प्रॉफिट था 25%, क्वेश्चन हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जितना भी था प्रॉफिट वगैरह सब जोड़ दिया, प्रॉफिट का डाटा क्वेश्चन में गिवन ही था अपने को, है ना, लिखा था ना क्वेश्चन में कुछ,
या नहीं लिखा, लिखा हुआ है प्रॉफिट 20%, ये रहा पहली लाइन में लिखा है प्रॉफिट 20%, ठीक है। अब लास्ट में ये जो इक्विवेलेंट आए थे, इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब आप इक्विवेलेंट से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 18,000 आ रहा है टोटल, 18,000 x, तो मैं इसको 18,000 से डिवाइड कर देता हूँ। ये देखो मैंने इसको 18,000 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 204.5। तो अगर सीजन में इतना है तो ऑफ सीजन में इसका आधा हो जाएगा। बताना क्लियर हुआ क्या? क्लियर है यहां तक सब कुछ? हर इंडस्ट्री का एक एक क्वेश्चन आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कॉस्ट में कुछ डाटा में फर्क नहीं होता, मेन होता है जो इक्विवेलेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है वो समझना अच्छे से। अब देखो जी, ये आया आपका उसका क्वेश्चन, हॉस्पिटल का क्वेश्चन आया, ठीक है। आओ, बढ़िया क्वेश्चन है हॉस्पिटल का, ठीक है। पढ़ेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन, आओ देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और आप बेटा प्लीज अगर वीडियोस देख रहे हो बताना कैसी लग रही है वीडियो, स्टडी मैट आपका पूरा साथ साथ हो रहा है, मजा आ रहा है क्या? देखो, ABC हॉस्पिटल रना CCU इन अ हायर बिल्डिंग, आपने एक बिल्डिंग ली है, CCU में टोटल 35 बेड है और 4 मोर बेड्स कैन बी एडेड, 4 बेड को हम और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रेंट पर मंथ, 1 महीने का रेंट दे रखा है। अगर 1 महीने का रेंट है तो मैं बोलूँ ये मेरी फिक्स कॉस्ट होगी। सर अलग अलग क्यों कर रहे हो, पहले आपको रिक्वायरमेंट पढ़वा देता हूँ। रिक्वायरमेंट देखो क्या है, पहला बोला प्रॉफिट बताओ पर पेशेंट डे कितना है। अगर हॉस्पिटल जो है हर पेशेंट से 2,000 रुपये ले रहा है, ठीक है सर। अगर हॉस्पिटल वाला बंदा हर पेशेंट से हर दिन के 2,000 रुपये ले रहा है तो प्रॉफिट बताना है, वो ठीक है। पर दूसरे पार्ट में ब्रेक इवन बोला है। ब्रेक इवन कैसे आता है सर? ब्रेक इवन आएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तब ब्रेक इवन की क्वांटिटी आती है, पता है ना आपको? हाँ सर। तो यहाँ पर इसीलिए मेरे को फिक्स कॉस्ट को अलग करना और कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट आएगी, दोनों को अलग अलग करना बहुत जरूरी है। अगर अलग अलग नहीं करूंगा तो दिक्कत आएगी, सही है? हाँ सर। अब देखो एक एक कॉस्ट को अलग कर दें, फिक्स, ठीक है। सुपरवाइजर में 2 पर्सन है जिसमें 25,000 पर मंथ सैलरी है ईच की, ये भी फिक्स होगा। नर्सेज है, ये भी फिक्स होगा, जितना जितना दे रखा है कर देंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, वार्ड बॉय, ये भी फिक्स होगा, वार्ड बॉय। अच्छा, डॉक्टर में देखो क्या लिखा है, डॉक्टर में लिखा है 2.5 लाख रुपए हम दे रहे हैं पर मंथ, पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंड बाय देम। आपने 2.5 लाख रुपए दिए तो हैं, लेकिन वो है पेशेंट पे डिपेंडेंट, और जितने पेशेंट आएंगे जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से पैसे हैं। तो भैया ये तो हो गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अदर एक्सपेंस देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, फिक्स बता रखा है, वेरिएबल 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 वेरिएबल, अदर फिक्स एक्सपेंस, कोई दिक्कत नहीं। एडमिन एक्सपेंस एलोकेटेड, एडमिन हमेशा क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है सर। आगे देखो, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 150 डेज इन अ ईयर 35 बेड आर ऑक्यूपाई एंड 80 डेज ओनली 25 बेड्स आर ऑक्यूपाई, ठीक है। 150 दिन 35 बेड ऑक्यूपाई है, यहाँ पर बेड डेज निकाल लेंगे हम, ठीक है। बेड डेज कितने आ रहे हैं, क्योंकि जब आप कॉस्ट को बेड डे से डिवाइड करोगे मतलब कॉस्ट पर बेड पर डे कितनी पड़ रही है, मतलब एक बेड का एक दिन का खर्चा कितना आ रहा है, ठीक है। अब ये लाइन पढ़ो, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, देखना। हॉस्पिटल हायर 750 बेड एट अ चार्ज ऑफ 100 पर बेड पर डे, मतलब बेड डेज के हिसाब से दे रहा है। 750 बेड लिए हैं टू एकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट, however this does not exceed more than 5 extra bed over and above the normal capacity of 35 beds। क्या बोल रहा है, टोटल आपने 750 बेड लिए हैं, टोटल 750 बेड आ गए, यहाँ तक तो सही है? हाँ, टोटल 750 बेड्स हैं और सारे बेड 100 रुपये के हिसाब से लिए हैं। ये खर्चा एक्स्ट्रा आ गया 75,000, जो वेरिएबल कॉस्ट हो गई, क्योंकि बेड डेज है, बेड के ऊपर डिपेंडेंट है, पेशेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन कह रहा है, उसने ऊपर लिखा था ना कि वैसे तो आपकी 35 बेड की कैपेसिटी है, 5 बेड और ला सकते हो, तो पूरे साल में ये मतलब किसी भी दिन 5 से ज़्यादा नहीं लाया, हर दिन 5 के अंदर अंदर ही लाया, वो ये कह रहा है। मतलब कैपेसिटी नहीं बढ़ी, कहीं तुम सोचो कैपेसिटी बढ़ी है तो खर्चा आएगा, नहीं सर। यहाँ तो 750 लिखा है, आप कह रहे हो एक दिन में 5 लाया, नहीं भाई समझो, बेड डेज का मतलब क्या होता है, जैसे एक दिन मान लो यहाँ पर वो 5 बेड ले आया, ठीक है, तो 5 बेड और यहाँ पर 5 बेड पे 5 पेशेंट आ गए, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, 5 बेड है, पाँचों पे एक एक पेशेंट है ना, तो ये होगा 5 बेड डेज, सही है। ऐसे दूसरे दिन पे 20 बेड डेज भी हो सकते हैं, 10 बेड डेज भी हो सकते हैं। टोटल उसने 750 बेड बता रखे हैं और 750 बेड पूरे साल में लाया है, ऐसा नहीं एक दिन में लाया, पूरे साल में कभी जितने की जरूरत पड़ गई उतने ले आया, और 100 रुपये का उसे एक बेड पर डे पड़ा था, तो ये भी एक कॉस्ट आएगी, ठीक है। अब देखो आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले बेड डेज देखो, बेड डेज 750 तो दे ही रखा है, एक्स्ट्रा बेड जो थे 35 बेड थे 150 दिन और 80 डेज पे 25 बेड थे, ये क्वेश्चन में लिखा था, है ना। 150 दिन थे 35 बेड, 80 दिन पर थे आपके 25 बेड और 750 बेड एक्स्ट्रा, टोटल बेड हो गए 8,000, ठीक है सर। बाकी तो खर्चे हैं। अब खर्चे देखो, पहले ले ली सारी वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे हमने लिखी थी, जो जो खर्चे थे सारे ले लिए। यहाँ पर बेड हायर चार्जेस भी आ रहे हैं, ठीक है।
क्यों? अब सेल ऊपर थी, सेल कितनी थी? जितने पेशेंट के डेज हैं या बेड डेज हैं 2000 रुपये, हर पेशेंट से एक दिन का एक बेड का मैं 2000 चार्ज कर रहा हूँ, टोटल 8000 पेशेंट डेज हैं, टोटल आ गया 1,60,00,000। इतना कमाते हैं भाई हॉस्पिटल वाले, 1,60,00,000। सारी वेरिएबल माइनस करी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट। अब ये सारी फिक्स कॉस्ट दिखा दो, फिक्स कॉस्ट दिखाओगे प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को 8000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। उसने प्रॉफिट को बोला था, कंट्रीब्यूशन को बोला था? वैसे उसने प्रॉफिट बोला था ना, एक रिक्वायरमेंट हमारी प्रॉफिट भी थी, तो प्रॉफिट को डिवाइड कर देना पर पेशेंट पर डे से। ये देखो दिखाता हूँ, इसने करा नहीं है वरना करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट निकालना पर पेशेंट पर डे। दूसरा बोला ब्रेक इवन में ऊपर फिक्स कॉस्ट नीचे कंट्रीब्यूशन ले लूंगा, ये देखो इसलिए कंट्रीब्यूशन निकाला था। तो फिक्स कॉस्ट का टोटल आ रहा है 4861, ये देखो ये ले लिया 4861, डिवाइड कर दिया कंट्रीब्यूशन इतना था डिवाइड बाय 8000, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर बेड पर डे लेना होता है। ये होता है ना फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। आई होप अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, आईटी सेक्टर। पानी पी लूं? 1 मिनट रुकना बेटा, पानी डाल भी लेता हूं, और बोलते जाओ तो थकान हो जाती है भाई गले में, ठीक है ना। हाँ सर यहां तक तो अच्छे से क्लियर है, एकदम मस्त चकाचक। आओ आगे चलें। देखो और क्या डाटा दे रखा है, और डाटा समझना, यहां तक तो हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सुनो। फॉलोइंग आर द डेटा पर्टेनिंग टू इन्फोटेक, डेटा दे रखा है, डेटा ध्यान से सुनो। सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5% है, 5% को टोटल मिला के इतनी सैलरी। प्रोजेक्ट लीडर इतनी, सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर इतना, रिपेयर मेंटेनेंस इतना, एडमिन ओवरहेड इतना। ये डाटा आपके पास है, ठीक है। कंपनी एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट XYZ, द डिटेल ऑफ सेम आर एस फॉलो। क्या बोल रखा है? प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है 6 महीना। दूसरा प्रोजेक्ट, ये ऊपर की डिटेल तो पूरी कंपनी की थी। फॉलोइंग आर द डेटा पर्टेनिंग टू इन्फोटेक, ये एक प्रोजेक्ट का नहीं है, ये पूरे साल का है, देखो ये पर एनम है, ठीक है। अच्छा अब आपने एक प्रोजेक्ट लिया है 6 महीने का, जिसमें एक लगा 1 प्रोजेक्ट लीडर लगा, तो एक प्रोजेक्ट लीडर की सैलरी लूंगा 6 महीनों की। ऊपर मेरे को सैलरी दे रखी है, तो एक प्रोजेक्ट लीडर की सैलरी लूंगा 6 महीनों की। 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे इंटायर ड्यूरेशन के लिए 6 महीने के लिए। वेरस प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो भी 6 महीने के लिए आना चाहिए था, लेकिन उसने सिर्फ 2 महीने के एफर्ट डाले, तो इसकी 2 महीने की सैलरी लूंगा, ठीक है। ट्रेवल एक्सपेंस, जो ट्रेवल एक्सपेंस खाली प्रोजेक्ट के लिए इतने हुए। इसके अलावा आपने 2 लैपटॉप लिए हैं 50,000 रुपये, तो 2 लैपटॉप 50,000 रुपये, टोटल कॉस्ट हो गई 1 लाख, ठीक है। फॉर यूज इन द प्रोजेक्ट एंड द लाइफ ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड टू बी 2, तो अगर लाइफ से डिवाइड करोगे 1 साल का डेप्रीसिएशन आएगा 50। अगर 1 साल का डेप्रीसिएशन 50 है तो आधे साल का कितना हो गया? 25,000। दोनों लैपटॉप का मिला के आधे साल का डेप्रीसिएशन हो गया 25,000। कह रहा है प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट बनानी है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट आराम से बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पर आप बता सकते हो ना कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5% है तो 15 लाख है, 15 लाख को 5% से डिवाइड करूं तो 3 लाख की क्या हो गई सैलरी पूरे साल की, एक बंदे की। एक बंदे की पूरे साल की सैलरी 3 लाख, तो एक महीने की निकालने के लिए 3 लाख से डिवाइड कर देंगे 12 को, ठीक है सर। अब देखो ये क्या रखा है, ठीक है, 12 से डिवाइड करा। यहाँ पर एक बंदे का निकाला, जितने थे 2 थे, फिर 12 से डिवाइड करा ताकि एक महीने का आ जाए। प्रोजेक्ट मैनेजर तो था ही एक, पूरे साल की सैलरी इतनी थी, डिवाइड बाय 12 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओवरहेड को तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 3 लाख और 12 लाख। अभी दिखाता हूँ, ओवरहेड भी आएंगे हमारे पास, ठीक है। ओवरहेड वाला काम भी बताऊंगा क्या है, वही इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले दिखाता हूँ सर, टोटल 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे थे, एक महीने की सैलरी इतनी है, 6 महीने की आ जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्ट लीडर एक लगा था 6 महीने के हिसाब से। प्रोजेक्ट मैनेजर एक ही था, लेकिन 2 महीने की सैलरी आएगी उसकी, यहाँ तक सही है। अब ओवरहेड देखो, क्वेश्चन में ओवरहेड का डाटा नहीं है। अब हम ओवरहेड कैसे लेंगे? जब तक क्वेश्चन में ओवरहेड के लिए कुछ नहीं दे रखा तो भाई लेने तो पड़ेंगे। इतने ओवरहेड है जब इतने की लेबर कॉस्ट है, सही बात है ना। तो अगर मैं ओवरहेड को लेबर कॉस्ट की रिकवरी निकाल लूं तो मेरे को अपने प्रोजेक्ट की तो लेबर कॉस्ट पता है ना दादा, मुझे अपने प्रोजेक्ट की लेबर कॉस्ट पता है, तो मैं ओवरहेड निकाल लूंगा। देखो यहाँ ओवरहेड है 15 लाख के, 12 और 3 15 लाख। 15 लाख के ओवरहेड है जब लेबर कॉस्ट है 15 और 9 24 और 6 30 लाख। जब 30 लाख की वेजेस है, ठीक है, तो ओवरहेड कितना आ गया? ओवरहेड आ गया 50% ऑफ वेजेस। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में देख लेता हूं, मेरे प्रोजेक्ट में कितनी वेजेस है। मेरे प्रोजेक्ट में जो वेजेस आई कितनी आई? मेरे प्रोजेक्ट में वेजेस है इतनी, इसका ले लिया 50%, ये आ गया ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड के साथ ट्रेवल एक्सपेंस सीधे सीधे थे, वो अलग है, ट्रेवल एक्सपेंस अलग रखना, ठीक है, क्योंकि सीधे दिए थे। डेप्रीसिएशन 25,000 हमने निकाला था, ये क्या आ गई हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आया मज़ा?
हाँ सर, नॉर्मल था, आया। आओ आगे चलते हैं, टोल रोड। ठीक है, क्वेश्चन तो भैया देख लेना एक बार, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, बीओटी अप्रोच के ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन आया था, तभी तो आईसीआई पूरा अच्छे से करके जाना जरूरी है, आईसीआई का कुछ छोड़ के मत जाना, अभी रिसेंट अटेम्प्ट में आया था, लास्ट या सेकंड लास्ट में। ठीक है अब आगे देखिए और क्या है, 10th पे आ गए आप, देखो BHG Toll Plaza Limited built 60 meter long highway. Now operate a toll plaza to collect toll from passing vehicle. Company has estimated that total cost 12 करोड़ व्हीकल, टोटल 12 करोड़ व्हीकल, ओनली सिंगल टाइप ऑफ व्हीकल, एक ही टाइप के हैं, क्योंकि अगर अलग अलग होते तो इक्विवेलेंट लगता कॉन्सेप्ट। भाई जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट खाली होटल में आएगा, सिनेमा में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, जैसे व्हीकल में भी आ सकता है। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक तो समझ आ रहा है ना? हाँ सर, अब देखना अब करूंगा क्या, देखो यहां तक तो सर सही है सब कुछ। कह रहा है पूरे कंपनी जो है एस्टिमेट करिए टोटल 12 करोड़ व्हीकल जाएंगे एक साल में, एक साल में 12 करोड़ व्हीकल जाएंगे बाय यूजिंग अ हाईवे ड्यूरिंग द 10 ईयर्स। 12 करोड़ 10 साल में जाएंगे, एक साल में नहीं, यहाँ लिखा है 12 करोड़ व्हीकल जाएंगे 10 साल में। ठीक है, अच्छा, टोटल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बेटा अगर अप्रैल की कॉस्ट है, एक महीने की कॉस्ट है, तो एक महीने के व्हीकल देखने पड़ेंगे कितने जा रहे हैं। ठीक है, देखूंगा बाद में। देखो क्या क्या कॉस्ट आ रही है, 3 शिफ्ट चलेगी और हर शिफ्ट में 4 पर्सन है, तो टोटल हो गए 12 पर्सन। ठीक है, और 550 रुपये पर डे दे रहे हो पर पर्सन, तो अप्रैल के महीने में 30 दिन होती है, खर्चा आ जाएगा। खर्चा कैसे आएगा, टोटल 12 लोग हो गए, 550 रुपये पर डे मिल रहे हैं एक पर्सन को 30 दिन तक। सुपरवाइजर 2 शिफ्ट है, हर दिन एक ही पर्सन है, 750 रुपये, और सेम ऐसे ये खर्चा है, सेम ऐसे ये खर्चा है, बार बार क्या पढ़ना उसको। इलेक्ट्रिसिटी महीने का, टेलीफोन मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। मंथली डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 1.5 करोड़ है, दिखाना पड़ेगा। फर्दर कंपनी को 25% का प्रॉफिट भी कमाना है। ठीक है, कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ पूछी। ठीक है, तो पहले कॉस्ट निकालेंगे हम, 1 किलोमीटर की कितनी आ रही है एक महीने की, पहले कॉस्ट निकालेंगे। आओ देखो कॉस्ट कैसे निकालूं, सबसे पहले तो सैलरी ले ली, देखो वही करा ना, 12 550 30 दिन, ऐसे आपने सबकी सैलरी ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक महीने का था, टेलीफोन था, मेंटेनेंस कॉस्ट था, ऑपरेटिंग आ गया, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जोड़ा। आपको अलग अलग हेडिंग नहीं दिखानी, सारे खर्चे एक साथ दिखा दो, कोई झंझट नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जहां ब्रेक इवन आता है वहां अलग अलग करना है, या जहां क्वेश्चन बोल देगा वहां अलग करना है, वरना कभी अलग नहीं करना। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ले लिया, 1.5 करोड़ वगैरह सब ले लिया, ये आया 1,94,80,000। पहले बोला था पर किलोमीटर निकालो, तो 60 किलोमीटर से डिवाइड करा तो ये पर किलोमीटर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या बोला है क्वेश्चन में, पर किलोमीटर पर मंथ, तो कॉस्ट एक महीने की थी, डिवाइड कर दिया किलोमीटर से, क्योंकि 60 किलोमीटर का हाईवे था, खत्म। दूसरा बोला है टोल रेट, टोल रेट कैसे आएगा अब वो समझना। ठीक है, टोल रेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। टोल रेट के लिए क्या करूँ, दोबारा ले ली कॉस्ट में जोड़ दिया प्रॉफिट, यहाँ तक तो सही है। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ा भाई साहब, यहाँ तक ठीक है। अब व्हीकल देखना कितने व्हीकल से डिवाइड करूंगा, क्योंकि व्हीकल एक ही टाइप के थे, अलग अलग होते तो इक्विवेलेंट आता कॉन्सेप्ट। व्हीकल एक टाइप के हैं, 12 करोड़ सर, 12 करोड़ व्हीकल है, तो 12 करोड़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 करोड़ कितना होता है, 100 लाख, 100 लाख होता है ना, तो ये हो गया 1200 लाख। 1200 लाख है 10 साल में, अगर 1200 लाख 10 साल में है तो एक साल में हो गए 120 लाख, एक साल में हो गए 120 लाख, तो एक महीने में हो गए 10 लाख, एक महीने में 10 लाख व्हीकल जा रहे हैं, तो एक महीने की कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट था, डिवाइड कर दिया 10 लाख व्हीकल से, खत्म हो गया। ठीक है, अब तो हो जाएगा। हाँ सर, मतलब एक बंदे से टोल रोड इतना ले रहे हैं, टोल रोड रियल में भी ऐसे ही देखे जाते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। आओ ये आया मुश्किल, हल्का सा मुश्किल, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। देखो, AD हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफर कोर्सेज 11th एंड 12th स्टैंडर्ड इन 3 स्ट्रीम्स, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ठीक है, सेकेंडरी क्लासेस अलॉन्ग विद प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, हायर सेकेंडरी भी चला रहे हैं, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस इट ट्रीट्स हायर सेकेंडरी एज अ सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। हायर सेकेंडरी को वो अलग मानते हुए चलते हैं। ठीक है, मैनेजिंग कमेटी ऑफ स्कूल वांट टू रिवाइज इट्स फीस स्ट्रक्चर फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट। हायर सेकेंडरी के फीस को वो चेंज करना चाह रहे हैं, रिवाइज करना चाह रहे हैं, डाटा दे रखा है। देखो डाटा क्या है, टीचर की सैलरी, टोटल 25 टीचर हैं, 12 महीने काम कर रही हैं, 35,000 रुपये के हिसाब से टीचर की सैलरी इतनी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, प्रिंसिपल की सैलरी इतनी है, लैब अटेंडेंट है, सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ, पियोन इतने हैं, अदर स्टाफ, एग्जामिनेशन का खर्चा, ऑफिस एडमिन, एनुअल डे, स्पोर्ट्स, इतना इतना खर्चा दे रखा है। ठीक है, अब खर्चा बांटना कैसे है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में और प्राइमरी और सेकेंडरी में, ये भी डाटा दे रखा है। और डाटा पढ़ लेते हैं।
नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं सबके, सबके नंबर ऑफ स्टूडेंट है। लैब क्लासेस खाली साइंस में चलेगी और छोटे बच्चों के लिए चलेगी। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सब में बराबर हो रहे हैं, लेकिन सब में बराबर है, खर्चा कैसे बटेगा एग्जामिनेशन का, सब में दो दो हो रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट के साथ। भैया स्टूडेंट भी तो देखना है, जैसे मान लो आर्ट्स में और कॉमर्स में दोनों दो दो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो इक्वल थोड़ी बांटोगे। मान लो आर्ट्स में 1000 बच्चे हैं, कॉमर्स में 3000 बच्चा है, तो उसके बेसिस पे भी तो एग्जामिनेशन का खर्चा जाना चाहिए ना। जैसे ओवरहेड्स में हॉर्स पावर का खर्चा मशीन आवर्स और जो भी होता था किलोवाट या हॉर्स पावर है ना, उस पर बढ़ता था। जैसे पावर का खर्चा होता था एचपी और मशीन आवर्स के मल्टीप्लाई पे बढ़ता था, दोनों पे। वैसे ये भी कॉम्बिनेशन पे जाएगा, ठीक है। टाइम स्पेंड एट लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट, तो लाइब्रेरी का खर्चा इतना इतना है, मतलब इतना इतना टाइम है, तो स्टूडेंट के साथ देखना पड़ेगा इसको भी। टाइम स्पेंड बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना कितना ये भी बता रखा है, और टीचर्स कितने 11 12 के ये भी बता रखा है, तो टीचर्स का खर्चा ऐसे बढ़ सकता है, ठीक है। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के इतने हैं, तो बाकी बचे हुए इतने हुए, ठीक है। अब देखो और भी कुछ चीजें दे रखी हैं, ये इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो समझना। वन टीचर हु टीचेस इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट स्ट्रीम, जो आर्ट्स के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, ऑल्सो टीचेस कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट। द टीचर टेक 1040 क्लास इन अ ईयर, जिसमें 208 क्लासें कॉमर्स की है। बात समझना ध्यान से, एक टीचर है आर्ट स्ट्रीम की, तो आर्ट स्ट्रीम की एक टीचर है, वहां से उनकी सैलरी माइनस करूंगा क्योंकि वो कॉमर्स वाले बच्चों को भी पढ़ा रही है। तो जो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जितना टाइम स्पेंड करा उतना खर्चा कॉमर्स में ऐड होना चाहिए, आर्ट से हटेगा कॉमर्स में जाएगा। एक और टीचर है जो साइंस पढ़ा रही है मैथमेटिक्स को, मतलब साइंस क्या पढ़ा रही है, मैथमेटिक्स पढ़ा रही है साइंस वाले बच्चों को, गलत बोल दिया, मैथमेटिक्स पढ़ा रही है साइंस वाले बच्चों को वो बिजनेस मैथ्स कॉमर्स वालों को भी पढ़ा रही है। तो जो साइंस वाली टीचर है उनका वो खर्चा हटाना पड़ेगा जितना वो कॉमर्स वालों को क्लासेस दे रही है, और कॉमर्स वालों में ये भी जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। ये दे ही रखा आपको कि अगर जैसे वो टोटल 1040 क्लासेस ले रहे हैं, तो 1040 का ब्रेकअप है 208 और बैलेंसिंग फिगर, सही है ना। यहां पर भी क्या होगा, 1100 क्लास ले रहे हैं, 1100 का ब्रेकअप होगा 160 और बैलेंसिंग फिगर। हाँ सर ठीक है, समझ आ रहा है। वन पियोन इज फुली डेडिकेटेड फॉर हायर सेकेंडरी, एक पियोन तो पूरा पूरा हायर सेकेंडरी के लिए है, बाकी पियोन 15% टाइम दे रहे हैं हायर सेकेंडरी में। तो हायर सेकेंडरी के लिए कैसे होगा, एक पियोन की पूरी सैलरी, बाकियों की 15%, ठीक है, और बाकी पियोन का खर्चा सब में बढ़ जाएगा। ऑल स्कूल स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन एंड एज पार्टिसिपेंट इन एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट्स, मतलब कह रहा है एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट्स का जो खर्चा है उसे बांटना नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पर, ठीक है सर। देखो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझना। पहला पार्ट बोला कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालते हैं। देखो कॉस्ट में सबसे पहले टीचर की सैलरी, टीचर की सैलरी का वर्किंग नोट देखना। देखो टीचर की सैलरी आएगी सबसे पहले, कहाँ गई हमारी, ये रही टीचर की सैलरी। देखो टीचर की सैलरी का टोटल दे रखा है, सबसे पहले 4 5 6 आर्ट्स कॉमर्स साइंस में बांटो, आर्ट कॉमर्स साइंस के अलावा भी है, तो आप ये देखना ये खर्चा ऐसे बटेगा। जो टीचर की सैलरी है ना, टीचर की सैलरी बटेगी 4 5 6 10 में, ठीक है। ये सैलरी जाएगी 4 5 6 और 10, क्योंकि मैं प्राइमरी वाले बच्चों का कुछ कर ही नहीं रहा, तो मैं ये वाला अमाउंट ले लूंगा 4 5 6, ठीक है। आप चेक कर लो, ऐसे ही करा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले खर्चा दिखा देता हूँ, कहाँ गया 4 5 6, इतना इतना आ गया, और टीचर्स भी इतने इतने, तो अगर आप नहीं भी बांटो सीधा आप 4 5 6 ले सकते हो, 35,000 इंटू 12, इतना इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो सही है। अब इसके बाद करूंगा क्या, देखो जो आर्ट्स वाले हैं, ठीक है, आर्ट्स वाले में एक टीचर है, तो 35,000 रुपये का खर्चा है उनका, पूरे साल का हो गया 4,20,000, पूरे साल का 4,20,000, 4,20,000 में को डिवाइड करूंगा 1040 क्लासेस से, 208 क्लासेस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पता चलेगा आर्ट्स वाली जो टीचर थी वो कॉमर्स वाले बच्चों को इको कितना पढ़ा रही है। ये आएगा 84,000, 84,000 आर्ट्स से माइनस होगा, कॉमर्स में ऐड होगा। सेम काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा। जो साइंस वाली टीचर थी टोटल 1100 क्लासेस ले रही थी, लेकिन 160 क्लासेस कॉमर्स वालों के लिए थी, तो कॉमर्स में ऐड होगा, साइंस में से माइनस होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ सर यहाँ तक समझ आएगा। तो आर्ट्स की सैलरी इतनी है, उसमें से माइनस करेंगे 84,000, ठीक है, और साइन ये कॉमर्स है ना, कॉमर्स में 84 भी जुड़ेगा और दूसरा वाला भी जुड़ेगा 61,091, और यहाँ पर से माइनस होगा 61,091, ऐसे आएगी सैलरी, ठीक है। आओ आपको सैलरी दिखा दूँ पहले, कहाँ गई सैलरी, ये दी टीचर की सैलरी इन्होंने यहाँ दिखा रखी है। देखो इतनी तो थी 1680 है, और फिर यहाँ 84 माइनस करा है ना, यहाँ 61 माइनस करा, दोनों यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है सर। आगे आओ, प्रिंसिपल की सैलरी, प्रिंसिपल की सैलरी कैसे निकलेगी, वर्किंग नोट बना रखा है, देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड बाय हिम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लासेस, और टाइम स्पेंड आपको ऑलरेडी दे रखा है, टाइम स्पेंड है ना हमारे पास, हाँ ठीक है। लैब असिस्टेंट की सैलरी सीधा सीधा बांट दो, है ना। देखो लास्ट में हमने ये भी, मतलब ये तो टोटल बनाया ना, तो लैब अटेंडेंट, बात समझना। अब जैसे लैब अटेंडेंट की सैलरी एक बार आपको दिखाता हूँ, लैब अटेंडेंट की सैलरी कितनी है, यहाँ देखते हैं, ये लैब अटेंडेंट की सैलरी है 360,
लैब अटेंडेंट की टोटल सैलरी 360 है, तो बेटा वो बटेगी इस रेशियो में। कहाँ गया लैब अटेंडेंट, आ रहा था ना, ये रहा। 360 को बांटोगे 144 और 156, बट मैं सिर्फ आर्ट कॉमर्स साइंस कर रहा हूँ तो मैं ये दिखाऊंगा। देखो 360 थी ना, अब 360 को इस रेशियो में बांट के दिखा देता हूँ आपको। 144 और 156, ये कितना हो जाएगा 300, तो 144 डिवाइडेड बाय 300 और ये आ जाएगा इनटू में कितना 360। देखो लैब अटेंडेंट की सैलरी 172,800 आ रही होगी, क्योंकि मैं प्राइमरी वाला बना नहीं रहा ना, ऐसा थोड़ी कि उस पर खर्चा नहीं जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी स्टाफ कैसे जाएगा, देखो वर्किंग नोट पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया लाइब्रेरी का टाइम जाएगा, जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्टूडेंट लाइब्रेरी में, क्वेश्चन दे रखा था आपको, है ना। पियोन की सैलरी कैसे जाएगी, पियोन की देखो एक पियोन की सैलरी तो पूरी हायर में और बाकी 3 की 15% के हिसाब से, इतना तो जाएगा हायर में। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ बच गया, देखो जैसे अदर स्टाफ है, जो सैलरी है अदर स्टाफ की, ऑफिस और एडमिन की, ठीक है, इसके अलावा जो भी पियोन होंगे उनकी सैलरी नहीं लूंगा, मेरे को हायर के लिए चाहिए था खाली। और हायर वाले को भी नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे बांटूंगा, आर्ट साइंस कॉमर्स, क्योंकि जहां कोई बेस नहीं है वहां जनरल बेस काम आएगा, आर्ट साइंस कॉमर्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो वही लिखा है, सैलरी टू अदर स्टाफ, ऑफिस एडमिन, एनुअल डे एक्सपेंस, इन सबको बांटेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने। एग्जामिनेशन में क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ एग्जामिनेशन से, टोटल दोनों का मल्टीप्लिकेशन लोगे। देखो उस बेसिस पे इन्होंने ये सारे के सारे खर्चे बांट दिए। ठीक है, जैसे पियोन का खर्चा जितना आया था उसे नंबर ऑफ स्टूडेंट में बांटा है, अदर स्टाफ भी, एग्जामिनेशन भी, ये भी सारे खर्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे बांट दिए। ठीक है, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम, पर स्टूडेंट पर एनम कैसे आएगी, ये टोटल कॉस्ट आ गई, पूरे साल की है, स्टूडेंट से डिवाइड कर दो, पर स्टूडेंट पर एनम आ गई। दूसरे पार्ट में क्या बोला क्वेश्चन में, 1000 की फीस ले रहे हो तो प्रॉफिट बता दो। कॉस्ट आपके पास है ही सही, कॉस्ट आई थी ना, ये कॉस्ट आई है पर स्टूडेंट पर एनम, 1000 रुपये एक महीने के ले रहा हूँ तो पूरे साल के 12,000 हो गए, कॉस्ट से डिवाइड करूंगा। आर्ट्स वाले लॉस दे रहे हैं, कॉमर्स वाले प्रॉफिट, साइंस वाले लॉस। कॉमर्स वाले तो होते ही ऐसे ना, कॉमर्स वाले हर जगह प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, हर एक को कमाने का मौका देते हैं, बाकी आर्ट साइंस वाले नुकसान कराते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या बोला, अगर मैनेजमेंट 1000 रुपये ना रखे, कॉस्ट पे 10% रखे तो सेलिंग प्राइस बता दो। ठीक है, तो आपकी जितनी कॉस्ट थी, कॉस्ट पे 10% रख दो और उस हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल दो। ठीक है, ये देखो कॉस्ट थी इतनी इतनी, 10% रखा, फीस आ गई पर एनम, पर एनम है, एक महीने की भी निकाल के दे सकते हो, क्योंकि एक स्टूडेंट की निकाली है ना हमने। यहाँ पे इन्होंने टोटल भी कर रखा है, हमें टोटल पे पीएनएल बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो टोटल में भी प्रॉफिट लॉस बता देंगे। ठीक है, यहाँ तक सही है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन, बाकी इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब जैसे ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी फालतू है, सारी कॉस्ट दे रखी है, जितनी कॉस्ट दे रखी है, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट, नीचे बोला नंबर ऑफ पॉलिसी इतनी है, इंश्योर वैल्यू ऑफ पॉलिसी इतनी है। ठीक है, अच्छा दो चीज बेच रहा है ना वो टोटल, पॉलिसी की डेवलपमेंट कॉस्ट है, मार्केटिंग है, पॉलिसी इशुएंस, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, टोटल पॉलिसी बिकी 528, इंश्योर वैल्यू है 1320 करोड़। ठीक है, पूछा क्या है, कह रहा है टोटल कॉस्ट बता दो फॉर प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन प्लस सेग्रीगेटिंग द कॉस्ट इनटू 4 मेन एक्टिविटी, 4 मेन एक्टिविटी में बांटना, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, आईटी और सपोर्ट, बांट देंगे हर एक को। अब जैसे मार्केटिंग और सेल्स है तो देखो पॉलिसी को, मतलब कॉस्ट तो सारी थी ना, क्या क्वेश्चन पूछेगा, सबका टोटल करो, नहीं कैटेगरी बांटो। जैसे डेवलपमेंट है, ये सेल्स में जाना चाहिए, मार्केटिंग, मार्केटिंग और सेल्स में, सेल्स सपोर्ट ये इसमें जाएंगे। ऑपरेशन से रिलेटेड कौन कौन से होंगे, पॉलिसी को इशू करने की कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, क्लेम क्या मैनेज करते हैं उसकी कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आईटी का सीधा सीधा दे रखा है। सपोर्ट में जैसे पोस्टेज, फैसिलिटी कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑफिस एडमिन कॉस्ट, ये सपोर्ट की कॉस्ट होगी। बेटा क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में कैटेगरी अलग अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना। अगर आपने कैटेगरी सही कर दी तो ठीक है। फिर आप कॉस्ट पर पॉलिसी बता दो, टोटल पॉलिसी 528 थी। ठीक है, कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर वैल्यू, देखो उसी में फॉर्मूला है, कॉस्ट है इतनी, पर रुपी ऑफ इंश्योर वैल्यू, तो इंश्योर वैल्यू से डिवाइड कर दो 1320 करोड़ से। ठीक है, आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में कॉस्ट तो सारी थी ना, बस उसको अलग अलग करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन बढ़िया है, ये पढ़ लेना एक बार। ठीक है, आओ 13 भी देख लेते हैं। डायरेक्ट प्रोफेशनल लेबर है, क्या लिखा है ऊपर, 25% ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ लोन डिपार्टमेंट आर एप्लीकेबल टू प्रोसेसिंग ऑफ होम लोन एप्लीकेशन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लोन प्रोसेसर की सैलरी इतनी है, लोन डिपार्टमेंट ओवरहेड कॉस्ट मंथली ये कॉस्ट आपकी आ रही है। ठीक है, डेप्रिसिएशन है, लीगल एडवाइस, ये सारे खर्चे दे रखे हैं, टोटल ओवरहेड कॉस्ट दे दी सीधा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन, ये बताना है। ठीक है, अज्यूम दैट 500 होम लोन एप्लीकेशन आर प्रोसेस, हर महीने 500 होम लोन एप्लीकेशन आती है, तो जो डायरेक्ट थी वो सीधा ले लो। ठीक है, यहां लेना 181,000 का 25%, क्यों, क्वेश्चन में ऊपर लिखा है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 25% ऑफ ओवरहेड कॉस्ट,
ये एक प्रोसेसिंग का खर्चा है तो ये भी लेना पड़ेगा। तो ओवरहेड टोटल थे 181 का ले लिया 25%। डायरेक्ट लेबर तो लेनी है, ओवरहेड है 181 का 25%, ये आ गई टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। 500 से डिवाइड कर दो। एमसीक्यू में या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। मतलब मेरे को ये सारे ओवरहेड नहीं लेने भाई, ये ओवरहेड है लोन डिपार्टमेंट के, उसने बोला इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है 25%, तो मैं खाली 25% लूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को प्रोसेस का देखना है, प्रोसेस की कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है। हाँ सर नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ लास्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, स्टार्टिंग में बढ़िया क्वेश्चन थे इसलिए टाइम लगाया था वहाँ। देखो क्या क्वेश्चन है, प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है तो टोटल आपने कितने यूनिट जनरेट करे। अब आपने पावर इंडस्ट्री में आ गए 20 लाख किलोवाट आवर्स पावर बनाया, तो ऑपरेटिंग लेबर है, जितने खर्चे हैं बेटा सारे खर्चे ले लो, सारे खर्चे। इसके अलावा 5 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम, इतना। डेप्रिसिएशन चार्जेस है इतना, तो डेप्रिसिएशन चार्जेस भी आएंगे, डेप्रिसिएशन चार्जेस भी आएंगे, सही है भाई। और 5 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल, जितना कोल लेकर के आओगे, ठीक है। कोल का डाटा कुछ दे रखा है क्या, चलो देखते हैं अभी क्या करना है। 1 किलो ऑफ कोल में 5 किलोवाट आवर आता है, ठीक है, और कोल कंज्यूम हो रहा है 4.25 पर केजी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट ले ली, कोई दिक्कत नहीं, डेप्रिसिएशन ले लिया, इधर सारी कॉस्ट ले ली। अब कोल की कॉस्ट देखो, कोल की कॉस्ट कितनी आएगी, कोल की कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने टोटल कितने किलोवाट आवर बनाए, टोटल बनाए कितने थे 20 लाख किलोवाट आवर, आपने टोटल बनाए हैं बेटा 20 लाख किलोवाट आवर, इतना बनाया है। इसको डिवाइड कर दो 5 से, 20 लाख किलोवाट आवर थे ना, 5 से डिवाइड कर दो 5 किलोवाट आवर, तो पता चल जाएगा कितने केजी बने, क्योंकि 1 किलो कोल से इतना बन रहा है, तो यहाँ से नंबर ऑफ केजी आ जाएंगे कोल के, और जो नंबर ऑफ केजी आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना 4.25 पर केजी से। ये देखो डिवाइड करा 4.25 से मल्टीप्लाई, कोल की कॉस्ट आ गई। जब आपने कोल की कॉस्ट भी ले ली यहाँ पर, ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट को 20 लाख किलोवाट आवर से डिवाइड कर दो, 6.80 आ जाएगा, ठीक है। इजी, हाँ सर बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन और बचा है, इसको भी देख लेते हैं, आओ क्या है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पावर जनरेशन कैपेसिटी है 1000 मेगावाट पर डे की, और अभी 85% पे काम हो रहा है, मतलब अभी 850 मेगावाट बन रहा है। कॉस्ट का स्ट्रक्चर दे रखा है, एम्प्लॉय कॉस्ट पूरे साल की है, सब पूरा खर्चा पूरे साल का है, और 1 मेगावाट का मतलब 1000 किलोवाट आवर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हर दिन का 1000 है, तो ये हो गया 850, 850 एक दिन का है, ये देखो यहाँ लिखा है 850 एक दिन का, अगर 850 एक दिन का है मल्टीप्लाई करूंगा 365 दिन से, इतना मेगावाट बनेगा, इतना मेगावाट बनेगा। पहले तो सारी कॉस्ट ले लो, जितनी कॉस्ट है सारी कॉस्ट ले लो, ठीक है। मेगावाट कितना बनेगा, मेगावाट बनेगा इतना, डिवाइड कर दो 1 मेगावाट का आ जाएगा, और जब ये 1 मेगावाट का आ जाए, उसने मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा था, कह रहा है 1 किलोवाट का बताना। अब 1 किलोवाट कैसे निकलेगा, देखो 1 मेगावाट है, क्वेश्चन में दे रखा है 1000 किलोवाट, तो 1 मेगावाट की जो कॉस्ट आई है उसको 1000 से डिवाइड कर दूं, हाँ ये 1 मेगावाट की कॉस्ट आई है, इसको 1000 से फिर डिवाइड कर दो। देखो आपने कॉस्ट ली, आपने कॉस्ट पहले निकाल दी मेगावाट, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था 1 मेगावाट 1000 किलोवाट का है, और इसके अकॉर्डिंग आपको 1 किलोवाट की बतानी है, तो जो 1 मेगावाट की आई है उसे 1000 से और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंपल था ना, हाँ सर सिंपल था। आओ आगे चलेंगे, अब क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है या क्या है। ये बीओटी का क्वेश्चन आया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, ठीक है। मैं यहाँ सामने आंसर्स खोल लेता हूँ इसके, तो इजी हो जाएगा समझाना आप लोगों को। बीओटी का ही एक क्वेश्चन आया था पेपर में, ठीक है। हाँ जी ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। एसएलएस इंफ्रा बिल्ट एंड ऑपरेट 110 किलोमीटर हाईवे, 110 किलोमीटर का हाईवे बना रहे हो आप फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है। अ ट्रैफिक असेसमेंट, ट्रैफिक असेसमेंट आपको बता रखा है। टाइप ऑफ व्हीकल, 2 व्हीलर आएंगे, 2 व्हीलर का इतना वॉल्यूम है, कार एसयूवी का इतना, बस का इतना, हैवी कमर्शियल व्हीकल का इतना, सबका डाटा दे रखा है। सारी कॉस्ट है, कॉस्ट देखना, साइट क्लियरेंस, ये फालतू की जितनी कॉस्ट है सारी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। एस्टिमेटेड ऑफ 1120 लाख हैज टू बी इनकर ऑन एडमिन एंड टोल प्लाजा ऑपरेशन, इतना खर्चा हम करेंगे एडमिन पे। ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल स्पेसिफिकेशन द फॉलोइंग वेट हैव बीन असाइंड टू पासिंग व्हीकल्स, इतने इतने वेट भी दे दिए हैं, वेट इतने नंबर ऊपर दे रखे हैं, ठीक है सर। कैलकुलेट द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे ऑफ कंसेशन पीरियड, पर डे के हिसाब से निकालनी है। तो देखो टोटल कॉस्ट तो आ रही है आपकी, टोटल कॉस्ट तो क्या यही आएगी 115615.25, देखें टोटल कॉस्ट यही है ना 1156। देखो एक तो ये ले ली होगी, साथ में 1120 लाख ये भी जोड़े होंगे, ये देखो 1120 लाख जोड़े टोटल, ये पहले क्वेश्चन में, ये तो डाटा क्वेश्चन में ही था, 1120 और जोड़े, इतना आ गया, यहाँ तक सही है।
अब कंसेशन पीरियड कितना लो, उसने बोला ना कंसेशन पीरियड के लिए बताओ, देखो नीचे लिखा है कंसेशन पीरियड के लिए बताओ। कंसेशन पीरियड मतलब पूरा पीरियड था 25 साल, है ना, और मुझे पर डे की निकालनी है। तो देखो पूरा पीरियड था 25 साल, पूरे साल में 25 सालों में 365 दिन, तो ये होगा इतने दिन, डिवाइड करोगे पर डे का आ गया 12.67। सही है। हाँ सर। अगला क्या बोला, टोल फी बताना है, 15% का प्रॉफिट कमाना है उसके साथ। तो पहले 15% का प्रॉफिट जोड़ा, ये आ गया, और डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट से। इक्विवेलेंट कैसे, आपको नंबर दे रखे हैं, नंबर को वेट से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो आपको नंबर दे रखे हैं, वेट दे रखा है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट आ जाएगा, और इसको इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट से डिवाइड कर रहा है, देखो दिखाऊं, ये देखो आपकी डेली ट्रैफिक वॉल्यूम थी, इसने तो अच्छा ये इक्विवेलेंट कॉस्ट निकाल के दे रखी है, ये वाली नहीं है, नीचे वर्किंग नोट बनाया होगा इन्होंने, ये देखो यहाँ वर्किंग नोट बनाया है, ये है, साथ में वेट है, वेट के हिसाब से ये होगा टोटल इक्विवेलेंट इतने, क्योंकि सबको किसी एक में कन्वर्ट करोगे ना, इसीलिए रेशो ऐसा लिया कि अगर इसको 1 ले रहा हूँ, जैसे मान लो ये y हो गया, अगर पहला वाला y हो गया तो दूसरा हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा 9y, सबको एक में लाना पड़ेगा ना। हाँ, और जब इक्विवेलेंट आ गया उसके बेसिस पर आगे का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, फिर तो कॉस्ट वॉस्ट निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आओ आगे देखो अगला क्वेश्चन। ओन अ बस विच रन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल, डिस्टेंस कवर 250 किलोमीटर वन वे, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, तो हर दिन 8 चलते हो, और दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक है, एंड बैक है तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 250 को 2 से, और भरी भी होती है 90%। ठीक है, दिल्ली से आगरा एंड बैक तो 200 किलोमीटर वन वे है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 दिन चलती है 85%। ऐसे जयपुर का भी डाटा दे रखा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द बस है, जैसे किलोमीटर कितने आएंगे, जैसे 1 के किलोमीटर बता देता हूँ, 250 आना और जाना, ऐसा होगा 8 दिन, 90% है तो 90% देख लेंगे, टोटल बंदे कितने हैं बस में, टोटल बंदे कितने दे रखा है, नीचे ऊपर कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, ये रहा, सीटिंग कैपेसिटी 50 है, सीटिंग कैपेसिटी 50 है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके इतने पैसेंजर किलोमीटर आ गए, फिर इसके भी निकाल लेना, इसके भी, सबको ऐड कर देना, बाकी तो सारी कॉस्ट है, कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। डीजल कंजम्पशन दे रखी है तो किलोमीटर भी अलग से निकालने पड़ेंगे, जैसे 56 में 4 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट क्या हो गई, 56/4, जितने किलोमीटर आएंगे। किलोमीटर कैसे निकालोगे, पैसेंजर वाला छोड़ दो, बाकी किलोमीटर हैं सारे। ठीक है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ दिखा भी देता हूँ, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो दिखाता हूँ, ये देखो इन्होंने पहले निकाला, 2 से मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे, सबको आना और जाना था, है ना, और यहाँ पर ट्रिप पर डे 2 थी ना, 2 मतलब ऐसे लिए ना, आना और जाना, राउंड ट्रिप तो एक ही थी, है ना, और ये किलोमीटर आ गए, और जब हम इसको पैसेंजर पे निकालना चाहते हैं तो इसको पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर लो। पैसेंजर से कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 50 सीट्स थी ना, 50 का 90% भरा हुआ था, यहाँ 85%, यहाँ 100%, बस बाकी तो सही है, आपने सब कुछ ऊपर ही निकाल रखा है। ठीक है, मतलब देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 50 का 90% कितना होगा, 45, सीधा अगर मैं इसको 4000 को 45 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम आ जाएगा आपका। ठीक है, किलोमीटर ऊपर है, सीधा पैसेंजर से मल्टीप्लाई, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे में है 50 का 85%, तो यहाँ इसी के साथ लेना, बाद में 50 का 85% ऐसे। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके पैसेंजर किलोमीटर, बस फिर तो मंथली है, सब डाटा को मंथ पे लेकर आना है, डीजल की कॉस्ट, लुब्रिकेंट की कॉस्ट, बाकी सारा खर्चा मंथ पे ले आओ, मंथ के बाद कुछ भी नहीं करा, लास्ट में वही पैसेंजर टैक्स वाला पॉइंट है, एक्स मान के करना पड़ेगा, 20x, 0.2x, 0.3x, ये आ जाएगा, टोटल आ गया एक महीने का, डिवाइड कर देना पैसेंजर किलोमीटर से, सबका खर्चा आ जाएगा। हाँ सर नॉर्मल है, अब तो हो जाएगा क्वेश्चन बेटा, नॉर्मल सी तो क्वेश्चन, अब कुछ है ही नहीं ऐसा। कंपनी 3 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल को देख रही है फॉर कन्वेंस फैसिलिटी, ये क्वेश्चन अभी आपको बता ही देता हूँ, दे दो, देखो क्या है, 20,000 किलोमीटर चलना है, 3 ऑल्टरनेटिव है। पहला, अपनी गाड़ियां खरीद लें जिसमें हर गाड़ी की कॉस्ट आएगी 6 लाख रुपए। ठीक है, अलाउ द एग्जीक्यूटिव कि तुम अपनी गाड़ी यूज़ करो, हम तुम्हें 10 रुपये पर किलोमीटर के दे देंगे, साथ में इंश्योरेंस का खर्चा हम उठा लेंगे, या हम गाड़ियों को रेंट पे ले लें 1,80,000 रुपये, जिसमें कंपनी को ये खर्चे उठाने हैं, पेट्रोल, टैक्स और टायर। ठीक है, डिटेल दे रखी है, पेट्रोल का खर्चा इतना है, टायर का इतना, टैक्सेस इतने, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, लाइफ ऑफ कार है 5 साल, और पूरे साल में 20,000 किलोमीटर चल लेगी। रीसेल वैल्यू भी दे रखी है एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो तीनों को आपको एनालाइज करना है, तीनों को, आओ तीनों को देख लेते हैं, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे करूंगा, सबसे पहले सबसे पहले देखो, जब कंपनी की अपनी गाड़ी होगी, अगर कंपनी की अपनी गाड़ी होगी तो इंश्योरेंस का खर्चा भी आएगा। ठीक है, पर किलोमीटर निकाल रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि 20,000 है ना, तो पर किलोमीटर देख लो सब कुछ। 1200 का खर्चा डिवाइड कर दिया, सबको निकाल लिया पर किलोमीटर, डेप्रिसिएशन को भी निकाल लिया, सारे के सारे खर्चे आएंगे, तो पर किलोमीटर इतना खर्चा आ रहा है। ठीक है, अगर आप उसको बोलो कि तू अपनी गाड़ी यूज कर, तो तुम्हारे बस ये 2 खर्चे हैं और कोई खर्चा नहीं है। ठीक है,
अच्छा अगर हायर करोगे तो हायर करने पे ये देखो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, साथ में रीइंबर्समेंट भी है 9 की। रीइंबर्समेंट कहाँ से आएगी? ये देखो 1,80,000 दे रहे हो ना, 1,80,000 दे रहे हो एक गाड़ी के, गाड़ी चलेगी 20,000 किलोमीटर, तो वो भी आएगा। अब इस बेसिस पर मेरी तीनों की कॉस्ट आ गई इतनी इतनी इतनी। तो सबसे पहली रैंक क्या है, उसको बोलूँ भाई तो अपनी गाड़ी यूज़ कर ले, मेरे से रीइंबर्समेंट ले लियो, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, ठीक है। बस फालतू क्वेश्चन था बिल्कुल। थर्मल पावर प्लांट वाला ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हो, डिट्टो सेम है, किलोवाट वगैरह वाला खुद से हो जाएगा आपसे, सेम है। यहाँ पे भी कॉस्ट निकलेगी कोल की कॉस्ट भूलना मत, निकलेगी यहाँ, ठीक है। आओ सेम ऐसा अगला क्वेश्चन भी है, अगला क्वेश्चन भी देख लो क्या है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो केस बेस है, खत्म होगा चैप्टर हमारा, उसके बाद अपन आगे चल सकते हैं। ये है ना केस बेस। हाँ देखो क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। ए LMV प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट कैब कार रेंटल सर्विस पे ले रहा है। इट प्रोवाइड इट सर्विस टू द ऑफिस ऑफ नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद। एट प्रेजेंट इट ऑपरेट CNG फ्यूल कार, बट इट इज ऑल्सो कंसिडरिंग टू अपग्रेड दिस EV में लाना चाहते हो, तो CNG और EV का डाटा दे रखा है। कार की परचेज प्राइस है, यहाँ सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, परचेज प्राइस में से लेस हो जाएगी। लाइफ ऑफ कार है, रेसिडुअल वैल्यू है, लाइफ भी अलग अलग है, रेसिडुअल वैल्यू है, सबकी माइलेज दे दी इतनी। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर फुल चार्ज इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है, CNG की कॉस्ट है, पावर की कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट दे दी, इंश्योरेंस कॉस्ट दे दी, डाटा दे दिया। टायर रिप्लेसमेंट हर 5 साल में होंगे, बैटरी रिप्लेसमेंट हर 8 साल में होगी, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस कितना कवर करना है? 1500। ड्राइवर की सैलरी है, गराज रेंट है, ये तो सब में आएगा। शेयर ऑफ ऑफिस एडमिन ये भी सब में आएगा, ठीक है। तो आपको बताने हैं क्वेश्चन पहला, डेप्रिशिएबल वैल्यू बतानी है ईवी कार की। आओ डेप्रिशिएबल वैल्यू ईवी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी है, माइनस करना, गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस होगी, बाद में स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे, 12 लाख है, 12 लाख को 10 से डिवाइड करा, 1,20,000 आ जाएगा। उसने मेरे से कैसे पूछी है, मंथ की पूछी है, साल की पूछी ना, अभी तो साल की आ जाएगी 12 लाख। मंथली कॉस्ट पूछी है इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब ईवी की पूछी है, ठीक है। मंथली कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की, यहाँ मैंने मंथली ये भी निकाल दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी की कैसे देखूंगा, एवरेज ईवी में कितना चल रहा है 1500। आप जो भी कैलकुलेशन करो दोनों की कर देना, क्या पता आगे कोई ऐसा MCQ हो, या पहले MCQ पढ़ लेना, ठीक है। EVC में एवरेज डिस्टेंस चलेगा इतना 1500। अगर एवरेज डिस्टेंस 1500 है और माइलेज है 240, तो EV में इतना चार्ज करना जरूरी है, 6.25। कंजम्पशन कितनी होगी, हर बार चार्ज में 30 की किलोवाट आवर्स लग रहे थे, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर की कॉस्ट दे रखी थी, मल्टीप्लाई करा, 1425 आ गया। बिल्कुल यूनिटरी मेथड पे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगला देखो क्या बोला है, एक बार सारे पढ़ा देता हूँ। टोटल कॉस्ट पूछा है रिप्लेसमेंट का, EV की रिप्लेसमेंट का। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछा है CNG का, इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब सारे खर्चे आएंगे। फिर EV का पूछा है, बस यही है ना। तो देखो अपन ने सारे कुछ निकाल लिए, इसके बाद अपन ने रिप्लेसमेंट भी निकाल लिया। रिप्लेसमेंट कैसे निकालोगे, लाइफ ऑफ व्हीकल ये है, रिप्लेसमेंट हो रहा है 5 साल में, तो यहाँ कितनी बार होगा रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ टाइम रिप्लेसमेंट रिक्वायर, रिप्लेसमेंट कितनी बार होगा, जैसे 15 साल है तो 2 बार रिप्लेसमेंट होगा ना। कैसे, एक बार तो लगे हुए आए ना, तो पहली बार चेंज कब होगा, देखो 5 साल बाद चेंज होगा, 10 साल बाद चेंज होगा। अब 15वें साल पे चेंज क्यों कराओगे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना मत। अब 10 साल है, 10 साल में रिप्लेसमेंट एक बार होगा, 5 साल के बाद रिप्लेसमेंट होगा, बस 10वें साल पे थोड़ी कराऊंगा जब तो गाड़ी बिक गई, ठीक है। रिप्लेसमेंट आ गई, कॉस्ट ऑफ टायर है फॉर ईच रिप्लेसमेंट, एक टायर की कॉस्ट है, और मतलब एक रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है, इसको इससे मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, अमोर्टाइज कॉस्ट पूरे साल की आ जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम बैटरी रिप्लेसमेंट का करोगे, फिर आप टोटल निकाल दोगे। ये अच्छा पार्ट है, इसको एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है, बढ़िया पार्ट है। तो बेटा इसी के साथ आपका सर्विस कॉस्टिंग पूरा खत्म हो गया अच्छे से। इसको प्लीज़ जरूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना क्लियर हुआ या नहीं। ये केस बहुत अच्छा था, केस बहुत अच्छा इन द सेंस सॉल्व करने में अच्छा था, आप सॉल्व करोगे आपको समझ आता जाएगा। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो खराब हो, रिप्लेसमेंट वाले पॉइंट को छोड़ के। रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट ये था, जैसे 15 साल लाइफ है और हर 5 साल में रिप्लेसमेंट करानी है, तो रिप्लेसमेंट सिर्फ 2 बार कराओगे, 15वें साल के एंड में थोड़ी कराऊंगा जब तो गाड़ी बिक रही है ना, ठीक है। अब आप करके देखना, आपसे हो जाएगा। पूरे सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में, ठीक है जी। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।